स्वागत है दोस्तों आपका सोलो लेवलिंग के सीजन 5 के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले सीजन के एंड में देख लिया था कि जिन्होंने अपना नया गिल्ड बना लिया था वो अपने नए गिल्ड के फर्स्ट रेड के लिए डंजन के अंदर जाता है, जहाँ पे उसके साथ मिस्टर च्यूल भी जाते हैं और जिन्हों के शैडो सोल्जर्स वहां पर काफी ज्यादा तेजी से जितने भी डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स वगैरह आ रहे होते हैं उन सभी को खत्म कर रहे होते हैं, जिसको देखकर मिस्टर च्यूल भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद लास्ट में फाइनली जिन्हू अपनी थोड़ी सी पावर दिखाता है और उस बॉस को खत्म करके उस डंजन को क्लियर कर देता है। मिस्टर च्यूल भी जिन्हू की इतनी ज्यादा पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इन जापान में टोक्यो के अंदर शिजुको नाम के एक शहर को देखते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ा गेट अपेयर होता है, जिसको देखकर सभी लोग वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान थे। और वहीं पर हमारा लास्ट वाला एपिसोड जो था वो खत्म हो गया था। तो सोलो लेवलिंग सीजन 5 की शुरुआत में जापान टोक्यो के हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे गिल्ड के मेंबर्स को बुलाया गया था। तो वहाँ पर जो कुछ गिल्ड के मेंबर होते हैं वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। उन्हीं में से जो एक गिल्ड का मेंबर होता है वो बोलता है, क्या यार, ब्लेड, फैंटम, इनविजिबल किंग और सोनी माउंटेन्स, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा जापान के इन सभी बड़े गिल्ड के गिल्ड मास्टर को बुलाया गया है, जरूर कोई बड़ी बात है। तभी वो लोग पीछे काफी ज्यादा हैरानी से देखते हैं। वो कहता है, वाओ, उधर देखो, ये सुगोमोतो रियोजी नहीं है क्या? ब्लेड गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर और उसके स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक के हंटर्स। तभी उनमें से कहता है कि बेवकूफ, वो अब गिल्ड मास्टर है, ना कि वाइस गिल्ड मास्टर। ब्लेड गिल्ड ने 7 एस रैंक के हंटर्स को जेजू आइलैंड रेड के दौरान खो दिया था, गोतो रियोजी को भी। दूसरा कहता है कि हाँ, मैंने भी सुना है कि ये सब कुछ हुआ क्योंकि चेयरमैन मात्सुगुमोतो के क्रूक्ड स्कीम में फंस गया और फिर चक्कर में मारा गया। हाँ, वैसे भी इन लोगों ने एस रैंक में मोनोपोली कर रखी थी, तो इन लोगों को अच्छा सबक मिला। ब्लेड गिल्ड के हंटर्स की नंबर्स काफी ज्यादा कम हो गए हैं। कौन जानता है, अगर हम लोग अच्छे से निशाना लगाएं तो क्या पता हम लोग जापान के सबसे ग्रेटेस्ट गिल्ड बन जाएं। अब ये जो बातें ये लोग कर रहे थे, ये इतनी तेज कर रहे थे कि असल में यहाँ पर जो ब्लेड गिल्ड के मेंबर्स थे वो लोग भी इन लोगों की बात क्लियरली सुन पा रहे थे और इसीलिए ये लोग गुस्से से उन लोगों की तरफ देखते हैं और ये लोग भी इस चीज को नोटिस कर लेते हैं। अब उन लोगों को पता चल जाता है और इसी वजह से वो लोग वहां से खिसकने में अपनी भलाई समझते हैं और वहां से खिसक लेते हैं। ब्लेड गिल्ड का जो एक हंटर होता है कहता है कि हाँ, ये लूजर्स कहीं के इससे पहले हमारी आंखों में भी नहीं देख पाते थे और मिस्टर गोतो को जाते ही इन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। ये सभी के सभी लोग बस समय का इंतजार कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी बास्टर्स कहीं के। वैसे मैंने रूमर सुना है कि फैंटम जो गिल्ड है वो स्नोई माउंटेन गिल्ड को एक्वायर कर रहा है। तभी उनमें से जो एस रैंक की गर्ल हंटर होती है वो कहती है कि वैसे वो दोनों गिल्ड के अगर सारे हंटर्स को कंबाइन कर दिया जाए तो उसमें टोटल 4 एस रैंक के हंटर्स हैं, जैसा कि हमारे पास है। जिसपे नाइट गिल्ड का जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोलता है, तो इन्हें क्या लगता है, दोनों गिल्ड को मिला देने से ये लोग जापान के सबसे बेस्ट गिल्ड बन जाएंगे? कितनी बेकार बात है। अगर सारे गिल्ड भी कंबाइन होकर हमसे लड़ना चाहेंगे तब भी हम लोगों और उन लोगों को कोई मैच नहीं है। उन लोगों में तब भी इतनी ताकत नहीं आ पाएगी कि वो हम लोगों से जीत पाए। इसके बाद कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर इन सभी लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, हंटर एसोसिएशन ने अभी तक कुछ बताया क्यों नहीं? टोक्यो के बीचों बीच एक एस रैंक का गेट अपग्रेड हो गया है और तुम लोग मेरे से कह रहे हो कि एसोसिएशन ने अभी तक वहां पर किसी प्रकार का कोई मेजरमेंट नहीं किया है। मेरे को सच बताओ, अगर वो डंजन ब्रेक हो गया तो क्या होगा? तो वहां पर जो गिल्ड का मेंबर होता है वो बोलता है, यहाँ तक कि एस रैंक के हंटर्स भी इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है कि वो एक एस रैंक के गेट को क्लियर कर पाए, लेकिन नेशनल लेवल हंटर कर सकता है। वहां पर बैठा एक और हंटर वो बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर, आपने यहाँ पर जापान के जितने भी बड़े गिल्ड हैं उनके सभी गिल्ड मास्टर को बुलाया है, तो प्लीज आप इस प्रकार के क्वेश्चंस ना पूछें। हम सभी लोग जानते हैं कि आखिरकार जेजू आइलैंड रेड पर क्या हुआ और हम लोग को मालूम है कि आगे क्या हो सकता है। बगल में बैठा एक और हंटर, इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग कुछ भी कर ले सिचुएशन से बाहर तो नहीं आ पाएंगे, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को अपने दूसरे प्लान पे बातचीत करनी चाहिए। तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग थॉमस एंड्रे को हायर करें? तो तभी वहां पे बैठा जो अकाउंटेंट होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, हमारी कंट्री के पास अभी भी इतना फंड है, इतने पैसे हैं कि वो इस प्रकार के हंटर को हायर कर सकते हैं? और दूसरी तरफ अभी हम लोग करेंटली पूरी दुनिया में जितने भी हंटर्स हैं उन सभी को ढूंढ रहे हैं और जैसा कि हर जगह एकदम से काफी सारे गेट्स ओपन हो रहे हैं, तो कुछ ही कंट्रीज हैं जो कि हमारे लिए कुछ हंटर्स को भेज पाएगी। तभी प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं भी श्योर नहीं हूँ कि आखिरकार कितने हंटर्स इस एस रैंक के गेट को अटैक करने के लिए आएंगे। तभी ब्लेड गिल्ड का जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोलता है कि एक ऐसा हंटर है जिसको हम जब तक पैसे देते रहेंगे वो तब तक हमारी मदद करता रहेगा, द बैरियर स्पेशलिस्ट यूरी ऑर्लोव। मैंने इस मिशन के लिए प्लान बनाया है कि हम उसको हायर करेंगे। दूसरी तरफ हम लोग सांग जिन्हो को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी से उसके हाथ में वही डंजन की होती है जो कि डबल डंजन की थी जो कि उसको भी पिछले मिशन पे मिली थी। वो अपने आप से कहता है कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ यार, मैं 101 लेवल पे पहुंच गया हूँ और मेरे को लेवल 100 पे कार्डनन टेम्पल की भी की मिल गई है और मेरे जितने भी जॉब स्पेसिफिक स्किल्ड है वो सभी की सभी लेवल 101 पे पहुंच गई है। मेरे को तो ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है यार कि आखिरकार 102 लेवल पे क्या होगा। वो अपनी गाड़ी को पार्क करके बाहर आ जाता है, अपने मन में सोच रहा होता है कि यार वैसे योजिन इतना सब कुछ अपने दम पे कैसे हैंडल कर ले रहा होगा। तभी साइड में वो मिस चाइन को देखता है जो कि वहां से जा रही होती है और जिन्हों को देखते ही वहां से भाग रही होती है, लेकिन जिन्हों को देख लेता है
और अपनी स्पीड स्किल का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा तेजी से उनके पास जाता है। जिनवू मिस चाइन से बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे को देखकर भाग क्यों रही थी और तुम मेरी ऑफिस के पास क्या कर रही हो। मिस चाइन तो उसको देखकर काफी ज्यादा डर गई होती है। उससे कहते हैं हाँ मैं अपनी गाड़ी तुम्हारे पार्किंग लॉट में भूल गई थी तो मैं बस वो लेने आई हूँ। जिनवू कहता है ओ ये बात है। वो अपने मन में सोचता था ओ यार अरे यार तो मैं भूल ही गया कि जब मैंने अपने शैडो एक्सचेंज स्किल का लास्ट टाइम इस्तेमाल किया था तो ये अपनी कार यहीं पे भूल गई। फिर जिनको वहाँ पे जा रहा था तभी मिस चाइन उससे बोलते कि वैसे तुम क्या भी फ्री हो। मिस चाइन के दिमाग में काफी सारे ख्याल चल रहे होते हैं कि वो जिनू से क्या क्या पूछेंगे। उनके दिमाग में चल रहा होता है कि वो जिनू से पूछेंगे आखिरकार क्यों उसने यो शोइन के साथ फोटो खींची और क्या वो अभी भी उसके लिए काम कर रही है और अगर ऐसा है तो उसने मेरे को क्यों नहीं चुना। क्या एक ए रैंक का हंटर एस रैंक के हंटर से बेटर है। क्या ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन वो इसमें कोई सवाल नहीं पूछते। कहते हैं कि मिन ब्यूंग चाहते थे कि मैं तुमको एक मैसेज दूं तुम्हारे पावर्स के बारे में। जिसको सुन के जिनू कहते हैं क्या क्या। तभी मिस चाइन से पूछता है कि एक मिनट क्या किस चीज के बारे में बात कर रही हो। चलो हम ऊपर चल बात करते हैं। जिन वो अपने ऑफिस में जाता है। मिस चाइन चारों तरफ नया देखते कहती हैं कि यहाँ पर कोई है क्यों नहीं, कोई भी नहीं दिख रहा यहाँ पर। तो जिस पे जिन उनको बताता है कि जो वाइस गिल्ड मास्टर है वो भी ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ है और बाकी तो ज्यादा कोई लोग है नहीं हमारे ऑफिस में। तो हाँ तुम क्या बोल रही थी मेरे को बताओ। वैसे तुम मिस्टर भीम से कब मिली और मिस्टर भीम ने तुमसे कब बता दिया मेरे को कोई मैसेज देना है। तुम उससे कब मिली। मिस चाइन को बताती है कि मैंने आवाज सुनी थी। मैंने कल रात एक आवाज सुनी थी जिसपे उसको सारी स्टोरी बताती है। मिस चाइन जिनको को बताती है कि मिस्टर भीम उससे कह रहे थे कि तुम जिनको को बता देना कि उसके अंदर ही जो पावर्स है वो उससे केयरफुल रहे। किसी ने मेरे को अंतहीन अंधेरे में से बाहर निकाला पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने आप को ही खो दिया। मैं कुछ हुई नहीं। हालांकि मेरे सारे सेंसेस होश में था लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मानो गुलाम बन गया हूँ और मानो ऐसा लग रहा हो कि मैं सिर्फ उसकी सेवा करने के लिए ही रिबॉर्न हुआ हूँ। लेकिन सबसे भयानक आश्चर्य वाली बात तो ये थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ उसका गुलाम बनकर। उसकी पावर बहुत ज्यादा ताकतवर थी और काफी ज्यादा डरावनी थी। तो तुम उसको इस बारे में जरूर बता देना। याद रखना सांग जुनवू की जो असली आर्मी है उसकी जो ट्रू आर्मी है। और वो सी वहीं पर कट हो जाता है। सो दोस्तों एक्चुअल में सांग जुनवू एक और नए डंजन में आया हुआ था जहाँ पर वो ये सब बातें याद कर रहा था कि किस तरीके से वो जब अपने ऑफिस में गया था तो वहाँ पर मिस चाइन आई थी और फिर उन्होंने सारी बातें बताई थी। तो जिनवू इस समय डंजन के अंदर बैठकर खाना खा रहा होता है और ये सब बातें याद कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि यार क्या सही में उन्होंने जो कहा था वो सब कुछ सच था। क्या सच में मिस्टर ब्यू ने उससे ऐसा कुछ कहा था। पर फिर भी आखिरकार मेरे पावर की सोर्स क्या है, मेरी पावर कहाँ से मिलती है मेरे को। तो भाई जिनवू एक्चुअल में यहाँ पर आराम से बैठ के खाना खा रहा था और शैडो सोल्जर्स थे वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स वगैरह आए थे उन सभी को डंजन के अंदर मार रहे थे। जिनवू कहता है सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मेरे को सबसे ज्यादा ताकतवर हंटर बनना है। तभी उसके साइड में बैठा हुआ जो योजिन होता है जो कि बैठकर वो भी आराम से खाना ही खा रहा होता है। वो जिनवू से कहता है कि ये सब कुछ देखकर मेरे को अपने उन दिनों की याद आ जाती है जब हम लोग सी रैंक के डंजन में रेड के लिए जाया करते थे। योजिन जिनवू से पूछता है कि वैसे जो आपके शैडो सोल्जर हैं क्या वो खुद से ही मूव कर लेते हैं और अगर ऐसा हो सकता है तो आप अपना काम कीजिए और उनको उनका काम करने दीजिए। जिसपे जिनवू से कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिनवू अपने मन में सोच रहा होता है कि यार वैसे हाँ अगर मैं इनसे दूर रहूंगा तो शायद मेरे को एक्सपीरियंस पॉइंट अच्छे से ना मिले या शायद मिले ही ना भाई। लेकिन वो सिर्फ मन में सोच रहा होता है। वो यूजिन से कहता है कि ऐसा मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं लोगों को देख तो सकूं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्या पता मैं वहाँ पे ना रहा हूँ ये लोग कुछ चोरी कर रहे हो। वो देखो वो लोग क्या कर रहे हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पर जिनू को शैडो सोल्जर था भाई वहाँ पर जो एक मॉन्स्टर था वो उसकी वाट लगा रहा था भाई उसके साथ मतलब मजे ही लेता वो। इसलिए जिनू उससे कहता है कि भाई इन सब कारनामों की वजह से मेरे को इनको देखना ही पड़ता है। जिसपे यूजिन उससे बोलता है कि ये सब छोड़िए वैसे आपकी सिस्टर क्या कर रही है इस समय, क्या वो सही है। जिनको उसको बताता है कि हाँ वैसे तो अभी वो सही है बट डॉक्टर को कहा था थोड़ा सा और आराम कर ले। वैसे जो मेरा सबसे भरोसेमंद शैडो सोल्जर है वो उसका ध्यान रख रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है, वो टोटली सेफ है। लेकिन जिनवू तो अपने ख्यालों में सोच रहा होता है कि यार एक मिनट यार अगर मेरे को ये ख्याल आया ये तो अरे हाँ यार मेरे को देखना चाहिए। तभी जिनवू अपनी आंखें बंद करता है तो एक्चुअल में जिनवू यहाँ पर अपनी जो शैडो प्रिजर्वेशन स्किल है उसी का इस्तेमाल करता है और उसमें जो शेयर्ड सेंस होती है उस इफेक्ट का इस्तेमाल करके वो अपने जो शैडो सोल्जर्स है वो लोग क्या देख रहे हैं वो भी जिनवू देख सकता है अपनी आंखों से। तो जिनवू यहाँ पर बैठा हुआ उसके शैडो सोल्जर्स कहीं पर भी हो वो स्किल का इस्तेमाल करके अपने शैडो सोल्जर्स की आंखों में देख सकता है कि वो एक्चुअल में क्या देख रहे हैं। जिनवू कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार जिन्हा क्या कर रही है। तो जिनवू अपने सबसे ज्यादा भरोसेमंद शैडो सोल्जर बेरू की आंखों में देखता है। तो बेरू के सामने का नजारा देखकर जिनवू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। कहता है ये क्या चल रहा है। जिसके बाद जिनवू उसकी आंखों में से नीचे देखता है तो कहता है ओ तो जिन्हा सो रही है। और बेरू इस तरीके से फनी बातें इसलिए कर रहा था क्योंकि ये यहाँ पर एक ड्रामा देख रहा है। चलो ये छोड़ो मैं अपनी मॉम को देखता हूँ। अपनी मॉम को देखता है तो उसकी मॉम यहाँ पर कुछ फल वगैरह ले रही होती है घर के लिए। दूसरी तरफ वो बाकी सभी और जो लोग होते हैं उन लोगों को भी देख रहा होता है और तभी उसको यहाँ पर पानी की बूंदे गिरने की आवाज आती है जिसको कहता है कि ये कैसी आवाज है। तभी वो ध्यान से देखता है तो एक्चुअल में वो भाई नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि यहाँ पर तो जो मिस चाइन थी वो नहा रही थी और ये सीन देखकर जिनवू काफी ज्यादा शर्मा जाता है। उसकी तो भाई हालत खराब होती है। कहता है नहीं 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 नहीं। और ये देखकर योजिन उससे बोलता है कि सर क्या हो गया। लेकिन जिनवू योजिन को कुछ नहीं बताता अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे को उनसे जाकर इस चीज को लेकर उनसे माफी मांगनी चाहिए या शायद मेरे को उनको डिनर पे ले जाना चाहिए या शायद कुछ और। जिसके बाद योजिन जिनवू को बोलता है कि सर ये सब छोड़ो। वैसे सर आपने ये न्यूज सुनी कि टोक्यो जापान में शिनजुको में एक एस रैंक का गेट अपीयर हुआ है और अगर ये 3 दिन के अंदर ही क्लियर नहीं किया गया तो डंजन ब्रेक हो जाएगा। मैंने सुना है कि जापान पूरी दुनिया से हंटर को रिक्रूट कर रहा है। वैसे क्या आपसे उन्होंने कांटेक्ट किया सर। जिनको अपने मन में सोचते हो कहता है कि यार वैसे भी इस चीज को तो
काफी लंबा समय हो चुका है ना। वो योजिन से कहता है हाँ इस बारे में मेरे पास कॉल तो आई थी, लेकिन यार मेरे पास इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट काम है, तो मेरे को उस काम को अटेंड पहले करना है। तो एक्चुअली में जिस काम की बात जिन्हों कर रहा था वो था कार्टेनोन टेम्पल के अंदर जाना है, डबल डंजन के अंदर जाना, जो कि हम लोगों को एनिमे की शुरुआत में देखने को मिला था। तो जिन्हों को उसी डंजन की की मिल गई है, लेकिन उस डंजन में जाने के लिए लगभग 26 घंटे से भी ज्यादा का समय तक इंतजार करना है, जिसके बाद उसको डबल डंजन की जो लोकेशन है वो उसको मिल जाएगी। जिन्हों जो कि अपने मन में सोच रहा होता है ये जो इन्विटेशन है ये सिस्टम की तरह से खुद आया है। मैं काफी ज्यादा आश्चर्य में हूँ कि क्या मेरे को अपने सारे आंसर्स मिल पाएंगे जिनको मैं खोज रहा हूँ। आखिरकार तुम एग्जैक्टली हो कौन, पर ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि समय आएगा जब तुम मुझे ये सब कुछ बताओगे। ठीक है, वैसे भी सिर्फ अब एक दिन बचा हुआ है और फिर सारा सच सामने आ जाएगा। जिसके बाद जिन्हों वहाँ से खड़े होकर जाने लगता है। वो योजिन से बोलता है अगर तुम्हारा खाना पीना हो गया तो चलो हम लोग काम पे चलते हैं। चले? योजिन में कहता है हाँ सर चलो चलते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से ब्लेड गिल्ड के जो टीम मेंबर्स होते हैं उन्हीं को देखते हैं। तो इन लोगों के पास जो एस रैंक का हंटर यूरी ओरलोफ था वो आ जाता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए इन लोगों से कहता है कि मेरा नाम यूरी ओरलोफ है। तुम लोग वैसे मेरे को पहले से ही जानते होगे, पूरी दुनिया में लोग मेरे को बेस्ट सपोर्टेड टाइप हंटर के तौर पर जानते हैं। वैसे मेरे को थोड़ा समय मिल गया था, ब्लेड गिल्ड ने जो मेरे को फाइल्स देखी थी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, और उसी को पढ़ने के बाद मैं कह सकता हूँ वैसे काफी ज्यादा स्मार्ट आइडिया था कि तुमने सभी सिटीजन्स को वहाँ से बाहर निकाल लिया। वैसे तुम लोग को देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास मैन पावर नहीं है। क्या वैसे ये सच है कि जापान इस मिशन के लिए सिर्फ 7 एस रैंक के हंटर्स को भेज रहा है? ब्लेड गिल्ड का जो गिल्ड मास्टर होता है कहता है कि हाँ हर गिल्ड से जो एक एस रैंक का हंटर है वो बाकी सभी जितने भी ए रैंक के गेट पूरे जापान में अपीयर होंगे उस चीज को देखेगा, उस चीज को ध्यान रखेगा। और ऐसा ही सेम हमारे गिल्ड के ऊपर भी लागू होता है। तो हमारे गिल्ड में से हम 3 ही जाएंगे जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और जो बाकी एक एस रैंक का हंटर है वो बाकी लोगों की हेल्प करेगा। जिसपे वो कहता है कि अरे नहीं 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 ऐसा मत करो, आखिरकार तुमने ये एक्सपेक्ट भी कैसे कर लिया कि इस प्लान के दम पर तुम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर पाओगे? तो ठीक है, मेरे को चाहिए 3.6 बिलियन डॉलर इस काम के लिए, यानी कि 10 मिलियन डॉलर पर डे, और मैं तुमको उस गेट से बचाऊंगा जब तक तुम चाहोगे। अब ये बात सुन के तीनों के तीनों जो यहाँ पे हंटर होते हैं भाई काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ब्लेड गिल्ड का गिल्ड मास्टर कहता है वेट क्या 10 मिलियन डॉलर पर डे? हाँ टोटल 3.6 बिलियन डॉलर पूरे एक साल के लिए, और तुम्हारी कंट्री बच जाएगी। और वैसे भी मैं तुमसे 36 ट्रिलियन डॉलर नहीं मांग रहा हूँ। थॉमस एंड्रे जो तुमसे चार्ज करेगा उससे ये बहुत ही ज्यादा कम है। तभी साइड में खड़ा जो एक हंटर जिसका नाम मिनोरू होता है वो दूसरी हंटर केन्या पे बोलता है केन्या क्या तुमको कुछ रसियन आती है? आखिरकार ये नशेड़ी एग्जैक्टली कह क्या रहा है? जिसपे केन्या उसको कहती है कि नहीं मेरे को श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो बोल रहा है मेरे को इसकी आवाज से ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद यूरी कहता है तो क्या सोचा है तुमने? तो तुम एक नेशनल हीरो को हायर करोगे 10 मिलियन डॉलर पर डे पे, या तुम्हारी कंट्री गिव अप कर सकती है कुछ पैसों को बचाने के लिए? बताओ क्या सोच रहे हो तुम? और तुमको क्या सच में लगता है तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है इस समय? तुमको तो अपने घुटनों के बल बैठकर मेरे तलवे को चाटना चाहिए। जिससे ब्लेड गिल्ड का गिल्ड मास्टर रियोजी कहता है तुम तो इस तरीके से बात कर रहे हो जैसे कि तुमको अपने स्किल के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट है। यूरी उसका जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल मेरे को हायर करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तुम्हारे पीछे जो लूजर्स खड़े हैं ना उनके से अगर तुम हजारों को भी मिला लोगे तब भी उनके कंपैरिजन में मेरे को हायर करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो जल्दी बोलो क्या सोच रहे हो? वैसे भी यहाँ पर कुछ सोचने वाली बात तो है ही नहीं। जिसपे मिनोरू केन्या से बोलता है कि ये सिर्फ हमारा यहाँ पर इंसल्ट कर रहा है। जिसपे केन्या बोलते कि हाँ मैं इसकी बातों को समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन इसकी हरकतों से ये तो पक्का है कि हमारी बेइज्जती करना चाह रहा है। तभी इन दोनों के पीछे कुछ अजीब सा होता है जिसको देखकर दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यूरी उन लोगों से कहता है कि तुम लोग 1 इंच भी नहीं हिल सकते बिना मेरे परमिशन के, लेकिन फिर भी तुम अपना बेस्ट दो और मेरी इस अटैक से बच कर दिखाओ। मिनोरू अपने मन में सोचते कहता है ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसने हमारी मूवमेंट्स को रोक दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग एस रैंक के हैं। केन्या अपने मन में सोच रही होती है कि अरे नहीं डैम इट, ऐसा लग रहा है कि किसी ने हमको चारों तरफ से पकड़ लिया है। यूरी रियोजी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एस रैंक के गेट को क्लोज कर दूंगा और उसके साथ तुमको एक बोनस भी दूंगा, तुम्हारे दोस्तों की जान बख्श दूंगा। तो कैसा है ये ऑफर? बेहतरीन है ना। जिसपे रियोजी से कहता है कि तुम्हारी एबिलिटीज को हम लोग को दिखाने के लिए थैंक्स, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट तुमको उतना प्राइस पे करेगी जितना कि तुमने बताया है। लेकिन वो अपने मन में तो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या हमने इस बंदे के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास किया? वो यूरी से कहता है कि इस चीज के बारे में हम बाद में बात करें, असल में मैं इसको वापस लेना चाह रहा हूँ, तुम बुरा ना मानो तो मैं एक कॉल कर लूँ? जिसपे यूरी कहता है हाँ ठीक है कर लो। दूसरी तरफ हम लोग सांग जिन वू को उसके घर पे देखते हैं जो कि अब कहीं जा रहा होता है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि जिनवू क्या मेरे को तुम्हारी चिंता करनी चाहिए? जिनवू ये सवाल सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता कहता है कि अरे नहीं मॉम मैं सिर्फ एक अपॉइंटमेंट में जा रहा हूँ, कुछ समय में आ जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और ऐसा कहकर जिनवू वहां से चला जाता है। तो एक्चुअल में जिनवू के जो कार्टेनन टेम्पल की लोकेशन को रिवील होने वाला था, उसका सिस्टम करने वाला था, उसमें लगभग अब 1 मिनट बचा होता और इसलिए जिनवू वहां से उस लोकेशन के पता पर जाने वाला था। और फिर जैसे जैसे समय खत्म हो रहा होता है जिनवू भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और फाइनली वो पल आ जाता है जब पूरा सेकंड खत्म हो जाता है। जिसके बाद जिनवू के पास जो की होती है वो जिनवू को उस जगह की जो लोकेशन होती है वो रिवील होता है और फिर जिनवू उस जगह के लिए निकल पड़ता है। सिटी में दूसरी तरफ हम लोग जिनवू की सिस्टर का स्कूल देखते हैं जहाँ पर फिर से एक नया गेट अपेयर हुआ था। तो वहाँ पर हंटर एसोसिएशन के जो लोग थे वो पहुंच जाते हैं। वो लोग तो इस चीज पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे, सेम लोकेशन पर दोबारा से एक और नया गेट ओपन हो गया। हम लोग काफी ज्यादा लकी हैं कि स्कूल क्लोज था। ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होता अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर होते तो। तभी जिनवू वहाँ पर आता है, लेकिन हंटर एसोसिएशन का जो मेंबर होता है वो जिनवू को मना करता है और उससे बोलता है कि सर ये जगह कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही ओपन है, तो आप इस एरिया से बाहर चले जाइए। लेकिन जैसे ही जिनवू उस
उसने जो सर पे टोपी पहनी हुई है वो हटाता है, जिससे कि जिन्हों की शक्ल दिख जाती है, जिसको देखकर मेंबर कहता है क्या सांग जिन्हों। जिन्हों उससे पूछता है कि वैसे इस गेट को ओपन हुए कितना समय हो गया है, जिस पर उसको बताता है कि लगभग 3 दिन। जिन्हों अपने मन में सोचता है क्या 3 दिन? सिस्टम ने मेरे को उस जगह की लोकेशन को बताने के लिए एक सर्टेन टाइम दिया था, लेकिन उसने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि गेट भी उसी समय ओपन होगा। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज को, 3 दिन हो चुके हैं। तो असल में जिन्हों को जो सिस्टम था, यानी कि जो डबल डंजन की उसको मिली हुई है, वो इसी जगह की मिली हुई है। तो एक्चुअली अब उसको इस जगह की लोकेशन पता लग गई थी और इसलिए जिन्हों जगह पर आया था। जिन्हों उससे पूछता है क्या हंटर्स का ग्रुप ऑलरेडी अंदर जा चुका है, जिसमें उसको बताता है कि हाँ, उनको लगभग 2 घंटे हो गए हैं। जिन्हों चिल्लाते हुए कहता है कि इस रेड को इसी वक्त रोक दो, जिसको मेंबर कहता है क्या क्या हुआ? हमारे मानामीटर के अकॉर्डिंग तो ये सिर्फ एक सी रैंक का गेट है। जिन्होंने सभी लोगों से कहता है कि स्ट्राइक स्क्वायर खतरे में है और अगर हम लोग रेड को इसी वक्त नहीं रोकेंगे तो सभी लोग मारे जाएंगे। सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो मेंबर कहता है क्या सभी लोग मारे जाएंगे? अब इसका क्या मतलब है? जिन्होंने उन लोगों से कहता है कि मैं स्ट्राइक स्क्वाड को लेकर आता हूँ। वो लोग आखिरकार क्या हुआ, अब हमको आगे क्या करना चाहिए? लेकिन जिन्होंने लोगों को कुछ बता पाता उससे पहले जिन्होंने वहां से चला जाता है और उनसे कहता है कि मेरे पास कुछ भी एक्सप्लेन करने का समय नहीं है। इसके बाद हम लोग डंजन के अंदर देखते हैं, जहाँ पर हम लोग स्ट्राइक स्क्वाड को देखते हैं, जिनके सामने एक बहुत बड़ा सा गेट होता है, जिसको वो लोग ओपन करने की सोच रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि क्या ये बॉस लायर है, या आखिरकार गेट ओपन क्यों नहीं हो रहा? अब हम लोग को क्या करना चाहिए? और ना ही हमारी स्पेल इतनी ज्यादा ताकतवर है कि हम इसके सरफेस पर एक स्क्रैच भी मार पा रहे हैं। जिसपे दूसरा हंटर कहता है कि तो तुम मेरे को ये सजेस्ट कर रहे हो कि हमको यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, हम लोग इतनी मेहनत से यहाँ तक आए हैं। तभी जिन लोगों के पास आता है, जिन लोगों से कहता है कि ये एक ट्रैप है। उनमें से एक हंटर डरते हुए कहता है कि अरे बाप रे, इसने तो मेरे को डरा ही दिया। तभी वो हंटर पूछता है कि तुम कौन हो? जिन लोगों को बताता है मैं उनमें से एक हूँ जिसने डबल डंजन में सर्वाइव किया था। सभी हंटर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं डबल डंजन में सर्वाइव किया था? तभी दूसरा हंटर कहता है अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो ये सांग जिन्वू है। अरे हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये तो वही है एस रैंक का हंटर सांग जिन्वू। जिन लोगों से कहता है कि इस डोर के उस पार बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसके आगे मैं संभालूंगा, तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। जिन्वू उस गेट के पास जाता है। अपने मन में सोचते जिन्वू कहता है कि ये गेट तो बंद है, क्या ये स्पेल के कारण है? सिस्टम उसको नोटिफिकेशन देके बताता है कि कार्टून एंड टेम्पल अभी लॉक्ड है, प्लीज की का इस्तेमाल कीजिए। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लास्ट टाइम से काफी ज्यादा अलग है। इसके बाद जिन्वू के पास जो की होती है, जिन्वू उसको बाहर निकालता है। जिन्वू की को लगाकर गेट को ओपन कर देता है। बाकी सभी जो हंटर होते हैं काफी हैरान होते हैं, बात कर रहे हैं क्या आखिरकार कैसे इसने गेट को कैसे ओपन कर दिया, ये पहले तो ओपन नहीं हो रहा था। तभी उन हंटर का जो लीडर होता है वो जिन्वू से कहता है कि मिस्टर जिन्वू, इस डंजन का जो एंट्री परमिट है वो हमारे द्वारा लिया गया है, यानी कि करेज गिल्ड के द्वारा, और तुम्हारे पास किसी भी प्रकार का कोई राइट्स नहीं है कि तुम हमको यहाँ से जाने के लिए कहो। दूसरा हंटर कहता है कि हाँ, इसने सही कहा, तुम एक एस रैंक के हंटर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आसपास के लोगों को ऑर्डर देते फिरो। जिन्वू उन लोगों से कहता है कि ठीक है, फिर मैं किसी को रोकूंगा नहीं, जिसको मर्जी है वो अंदर जाकर आराम से ऐश कर सकता है, जाओ मजे लो। तभी उन हंटर का जो लीडर होता है वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं जाऊंगा। और ऐसा कहने के बाद वो डंजन के अंदर जाता है। जिन्वू को सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि टेंपल के अंदर कोई बिना की के एंटर हुआ है और ऐसी एंट्री को परमिट नहीं किया जा सकता। तभी वहां पर खड़ा जो एक स्टैचू होता है वो उस बंदे के ऊपर काफी तेजी से अटैक करता है। हालांकि जिन्वू काफी तेजी से आकर उस हंटर को बचा लेता है, जिससे वो हंटर भी काफी ज्यादा शॉक में होता है। जिन्वू उससे कहता है तो ऐसे और भी है अंदर, तुम जाना चाहोगे? और भाई ये सीन देख कर तो उस हंटर की भी काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। भाई वो तो साफ साफ मना ही कर देता है। इसके बाद जिन्वू बाकी सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग इस डंजन को एग्जिट कर दो, बाहर चले जाओ और हंटर एसोसिएशन से कांटेक्ट करो और उन लोगों को बताओ कि डबल डंजन अपीयर हुआ है। और ऐसा कहकर जिन्वू उस टेंपल के अंदर एंटर कर जाता है। जिन्वू का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है टेंपल के अंदर एक ऐसा इंसान एंटर हुआ है जिसके पास की है। जिन्वू के डबल डंजन के अंदर एंटर करते ही डबल डंजन को गेट होता है वो बाहर से क्लोज हो जाता है। सभी हंटर इस चीज को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिन्वू आस पास की सभी चीजों को देखता है जो कि सेम ही थी जैसा कि उसने फर्स्ट टाइम इसको देखा था। जिन्वू कहता है कि ये वही जगह है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। आखिरकार फाइनली मैं वापस आ गया, लेकिन इस बार काफी चीजें अलग हैं और मेरे शरीर की जो हड्डियां हैं वो भी इस चीज को महसूस कर सकती हैं। और ये जो स्टैचूज हैं, ना तो ये कभी बीस्ट थे और ना ही कभी जीवित थे, ये तो सिर्फ पपेट्स हैं। और इस रूम के अंदर सिर्फ एक ही है जो कि माना रेडिएट करता है। इसके बाद जिन्वू वहाँ पर लगा जो एक स्टैचू होता है जिस पर इस टेंपल के रूल्स लिखे हुए थे उसके पास जाता है। जिन्वू उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि वो तुम ही हो ना जो इन सबको कंट्रोल करता है, तो क्या तुम अपना मुंह बंद ही रखने वाले हो? तुम्हें नहीं लगता कि जवाब देने का समय आ गया है? और जिन्वू के ऐसा कहते ही उसके सामने जो एक बहुत बड़ा सा स्टैचू होता है वो एक बहुत भयंकर स्माइल देता है और जिन्वू से कहता है आखिरकार तुमने ये कर दिखाया। दूसरी तरफ हम लोग यूरी को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। सभी लोग उसको देखकर वहां पर उसकी फोटो खींचने लग जाते हैं क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का हंटर है, तो काफी ज्यादा फेमस है और इसीलिए सभी लोग इसकी सेल्फी लेने लग जाते हैं। वो लोगों को साइड हटाते हटाते वहां से आगे जा रहा होता है, लेकिन सभी लोगों को घेर कर उससे कुछ सवाल पूछने लग जाते हैं। कहते हैं कि मिस्टर यूरी, तो क्या आप इस गेट को ब्लॉक करने का प्लान बना रहे हैं? जो स्ट्रेटेजी आप हरदम अपनाते हैं, क्या उसी से आप इस गेट को ब्लॉक करेंगे? जिस पर वो लोगों से कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा सा मैजिक सर्कल गेट के आसपास बना दूंगा और मैं सारी की सारी जो माना है उसके अंदर डाल दूंगा, जो भी उसके अंदर होगा वो बाहर नहीं आ पाएगा। लोग उससे सवाल करने लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इतने ज्यादा कैपेबल है कि आप एक एस रैंक के गेट को अपने दम पर ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद वो सब कुछ उन लोगों को एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या वो करेगा। जो गेट ओपन हुआ है उसके चारों तरफ एक सर्कल वगैरह बना देगा और कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होती है तो वो यहाँ पर और भी ज्यादा क्रिस्टल्स वगैरह लेकर आएगा जिनसे मार निकलती है और भी यहाँ पर उस गेट को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करेगा और अपना बेस्ट देगा। इसी तरीके से वो सभी लोगों को इंटरव्यू में सब कुछ बता रहा होता है कि मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग
चिंता मत करो, मैं तुम लोग की जिंदगी बचाने वाला हूँ, तो तुम लोग मेरे को याद जरूर रखना। और ये सब कुछ टीवी पे लाइव चल रहा होता है, जिसको कि मिस्टर को भी देख रहे होते हैं। मिस्टर को कहते हैं कि मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ कि योरी इस गेट को ब्लॉक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर ये फेल हुआ तो क्या होगा। मिस्टर को मिस्टर च्यूल से कहते हैं वैसे सांग जिनवू इन दिनों क्या कर रहा है। मिस्टर च्यूल उसको बताते हैं कि सर सांग जिनवू करंटली अभी एक रेड पर है। मिस्टर च्यूल आगे बताते हैं कि सर ये जो लिस्ट है इसके अंदर जितने भी गेट्स हैं, अर्जुन गिल्ड ने ये रिक्वेस्ट की है कि उनको इन सभी गेट का एंट्री परमिट चाहिए। मिस्टर कहते हैं ओ तो इन सभी गेट्स का। मिस्टर च्यूल कहते हैं कि हाँ सर, जैसा कि इनमें से काफी सारे जो गेट्स हैं वो उन जगहों पर है जिन जगहों पर अदर गिल्ड्स हैं, जैसे कि व्हाइट टाइगर गिल्ड, हंटर गिल्ड एंड फेंट गिल्ड, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मिस्टर को कहते हैं कि एक नया वन मैन गिल्ड वो एक मेजर गिल्ड जितना पावरफुल है, कितना ज्यादा बेहतरीन है ना। मिस्टर च्यूल भी कहते हैं कि हाँ सर सही कहा आपने। मिस्टर को कहते हैं कि वैसे अर्जुन गिल्ड ने कुछ और बोला। मिस्टर च्यूल उनको बताते हैं कि हाँ उन्होंने कहा था कि आसपास जो गेट्स हैं उनका ध्यान रखें, वो उन गेट्स पर अगले हफ्ते जाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ खास रीजन तो बताया नहीं। मिस्टर को कहते हैं पर कोई नहीं, ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स भी नहीं है। तभी मिस्टर च्यूल के फोन पर किसी फोन आता है। मिस्टर च्यूल कहते हैं कि सर मेरे को किसी का कॉल आ रहा है, 1 मिनट में मैं भी आता हूँ। जिस पर मिस्टर को कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम जाओ, मेरे को भी एक अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। मिस्टर च्यूल अपना फोन पिक करते हैं। उनको बताया जाता है कि सर हमको जस्ट अभी एक रिपोर्ट रिसीव हुई है, तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ पर जाकर उस एरिया को चेक करना चाहिए। आपको याद है ना रिसेंटली जिस स्कूल के ऊपर अटैक हुआ था ऑर्क्स के ग्रुप के द्वारा, सर उसी जगह पर एक और नया गेट ओपन हुआ है। और अजीब बात यह है कि रिपोर्ट में पता चला है कि वो असल में एक डबल डंजन है। जिसकी बात सुन के मिस्टर च्यूल कहते हैं कि क्या डबल डंजन। और फिर से हम लोग सांग जिनवू को देखते हैं उसी डबल डंजन के अंदर। वहाँ पर जो बड़ा सा स्टैचू होता है वो जिनवू से कहता है तुम आखिरकार यहाँ तक आ ही गए। और जिस स्टोन को उसने पकड़ा हुआ होता है जिसके ऊपर रूल लिखे होते हैं वो स्टोन को ब्रेक कर देता है, जिसको देखकर सांग जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है स्टोन स्लैब को इस तरीके से तोड़ देना क्या सही है, इससे कोई फर्क पड़ेगा। जिनवू उससे कहता है कि मुझे लगता है कि जिनको तुम कमांडमेंट्स कहते हो उनका मतलब कभी कुछ था ही नहीं। जिसपे वो कहता है ओ तो क्या इसका मतलब कुछ था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनवू कहता है कि क्या तुम वही हो जिसने कि मेरे को यहाँ पर बुलाया है। वो कहता है कि हाँ। जिनवू उससे बोलता है कि क्या तुम कोई मैजिक बीस्ट हो। जिसपे उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हो, तुम मेरे से पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हें इसकी जगह पर ये पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। तो ठीक है, अब ये तुम्हारा एक फाइनल टेस्ट है, अगर तुम इस टेस्ट के एंड तक अपने दम पर खड़े रहे तो मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा जो तुम चाहो, और यही वो रिवॉर्ड होगा जो मैं तुमको दूंगा। इसके बाद वहाँ पर आसपास जितने भी स्टैचूज होते हैं उन सभी को वो ऑर्डर देता है और वो सभी लोग जिनवू की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जिनवू भी अपने शैडो सोल्जर्स को वहाँ पर बुलाता है, लेकिन ये क्या वो लोग तो आते ही नहीं है। अब ये देखकर जिनवू भी काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद वो जिनवू को बताता है कि ये सब काम नहीं करेंगे, ये एक टेस्ट है तो इसमें चीटिंग अलाउ नहीं है। जिनवू को सिस्टम भी उसको नोटिफाई करके बताता है कि ये फाइनल टेस्ट है और इसके अंदर जॉब स्पेसिफिक जितनी भी स्किल्स है वो अलाउड नहीं है। जिस पे डबल डंजन का जो बॉस होता है वो जिनवू से कहता है कि तुम ही हो सिर्फ जिसे मैं चाहता हूँ, मेरे को तुम्हारे सर्वेंट्स की अवेलिटी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही में जिनवू इस रूम से जब तक इस फाइनल टेस्ट को कंप्लीट नहीं कर लेता है वो इस रूम को छोड़ के भी नहीं जा सकता है। जिनवू कहता है ओह तो कुछ ऐसा है ये सब, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास जो ताकतें हैं उनमें से सारी ताकतें ही यूजलेस हैं। कुछ चीजें तो है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं अभी भी अपनी इन्वेंट्री को इस्तेमाल कर सकता हूँ, और अगर ऐसी बात है तो मैं इन सभी को अपनी स्ट्रेंथ के दम पर ही हरा सकता हूँ। और तभी उनमें से जो एक बहुत बड़ा सा स्टैचू होता है वो जिन्वू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसके बड़े से स्वॉर्ड को अपनी स्ट्रेंथ के दम पर ही रोक लेता है और तोड़ देता है, और काफी ज्यादा तेजी जाता है और उसको एक पंच हिट करता है और फिर एक किक मार के जिन्वू उसको पूरी तरीके से तोड़ देता है। इसके बाद जिन्वू वहाँ पर आसपास जितने भी होते हैं उन सभी को मारने के लिए अपनी इन्वेंट्री में से अपने डैगर को निकालता है और उन लोगों पर अटैक करके उनको खत्म करने लग जाता है। काफी ज्यादा तेजी से जिन्वू आसपास जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े स्टोन से बने हुए ये स्टैचूज होते हैं उन सभी को जिन्वू काफी तेजी से खत्म कर रहा होता है। हालांकि यहाँ पर वो काफी सारे थे, लेकिन जिन्वू फिर भी उन लोगों से जितने भी उनके हाथ में आ रहे होते हैं उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जिन्वू भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि सही है, इसी समय का तो मैं इंतजार कर रहा था, नहीं इसी दिन के लिए तो मैं जी रहा था। और ऐसा कहने के बाद फिर से जिन्वू यहाँ पर आसपास जितने भी इसके स्टैचूज होते हैं बड़े बड़े उन सबको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। डबल डंजन का बॉस जिन्वू से कहता है कि तुमने इंसान के शरीर के साथ काफी कुछ अचीव कर लिया है। जिन्वू कहता है कि जितने भी स्टैचूज हैं मैं इनकी मूवमेंट्स को देख पा रहा हूँ, इनमें से हर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी मैं ये कर सकता हूँ। डबल डंजन का बॉस भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारी ग्रोथ तो वैसे काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, काफी ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन फिर भी तुम इस टेस्ट के लिए काफी ज्यादा जल्दी आ गए हो। तभी जो एक बड़ा सा स्टैचू होता है जो कि अपनी आंखों में से माना इमिट करता है, माना फेंकता है ना, वो रंबल करने लग जाता है, यानी कि वो चलने लग जाता है और उसके सामने जो कुछ भी आएगा वो उसको खत्म करता हो जाएगा। इसके बाद वो बड़ा सा स्टैचू एक स्माइल देता है। डबल डंजन का बॉस कहता है और अब समय आ गया है भगवान के दर्शन करने का। और ये सीन यहीं पे कट होता है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं। जापान के हंटर एसोसिएशन का जो चेयरमैन होता है वो नॉर्थ कोरिया के हंटर एसोसिएशन में आया हुआ होता है। वो मिस्टर गो को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहता है कि जेजू आइलैंड पे जितने भी इसेंशियल स्टोन्स मिले थे उन सबके राइट्स हम आपको दे रहे हैं। अब इस चीज को देखकर मिस्टर गो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं आता है। मिस्टर गो उससे पूछते हैं कि आखिरकार क्यों, जिसपे यहाँ पर वो बताता है इसके बदले हम चाहते हैं कि हम सांग जिन वू को हायर करें। मिस्टर गो उससे कहते हैं कि मेरे को माफ कीजिएगा, लेकिन सांग जिन वू हंटर एसोसिएशन से किसी भी तरीके
से एफिलिएट नहीं है। चेयरमैन मिस्टर गो से कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर हम लोगों को सांग जिनवू से कांटेक्ट बनाना है तो हम हंटर एसोसिएशन के हेल्प के बिना ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारी उसके सामने बड़ाई कीजिए, हमारी तारीफ कीजिए, मैं तो बस आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप हमको एक चांस दीजिए ताकि हम उससे नेगोशिएट कर सके। मिस्टर गो तो अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतनी ज्यादा कीमती चीजों को ऐसे ही दे दिया सिर्फ सांग जिनवू से बात करने के लिए। शायद इसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि इनके पास इतनी पावर नहीं है कि रिसेंटली जो एस रैंक का गेट ओपन हुआ है ये लोग उसको ब्लॉक कर सके, और अब तो इन लोगों के पास गोटो रियोजी भी नहीं है। वैसे ही बेकार ऑफर नहीं है अगर सांग जिनवू के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो। लेकिन इसके बाद मिस्टर गो उससे कहते हैं, इसके आगे की जो बातचीत है इस मैटर के ऊपर मैं बिना इंटरप्रेटर के करना चाहूंगा। मिस्टर गो की ये बात सुन के चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान होते हुए उनसे बोलता है कि क्या आप जापानीज जानते हो। मिस्टर गो उसको बताते हैं कि जब मैं यंग था तो मेरे फादर जापान में एक छोटा सा बिजनेस चलाया करते थे। मिस्टर गो से कहते हैं कि चेयरमैन मात्सुमोतो, अगर ये आपकी कोई दूसरी बेवकूफ भरी हुई ट्रिक है ना तो आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसको इसी वक्त रोक दीजिए। ये बात सुन के चेयरमैन कहता है क्या क्या मतलब है आपका इससे। मिस्टर गो कहते हैं मैंने रूमर सुना है कि ब्लेड गिल्ड से तुम्हारा बातचीत बंद हो गई है। चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं क्या, तुम्हें कैसे पता। मिस्टर गो कहते हैं ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ब्लेड गिल्ड ने जापान हंटर एसोसिएशन से फंडिंग लेने के लिए मना कर दिया और सिर्फ वो गवर्नमेंट की सब्सिडीज ले रहे हैं। जापान हंटर एसोसिएशन को जब भी ब्लेड गिल्ड की जरूरत पड़ती थी तो वो उनको बुला लेते थे क्योंकि तब गोटो रियोजी था। उनको जब भी जरूरत पड़ती थी तो तुम सभी एस रैंक के हंटर्स को अपनी मदद के लिए बुला लेते थे, लेकिन अब नहीं। और अब तो शायद बहुत बड़ा पावर स्ट्रगल चल रहा है अब के ब्लेड गिल्ड में और जो पहले ब्लेड गिल्ड था, और हंटर एसोसिएशन का भी जो कंट्रोल था उनके ऊपर अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। क्या ये सही है ना। और अगर ये गेट पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ तो आपको पूरी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी मिस्टर मात्सुमोतो। और तुम्हारे बहुत ही बेकार इंटेंशन थे जब गोटो रियोजी जापान को रिप्रेजेंट किया करता था। वो एक कैमरे का डिवाइस निकालते हुए उसको दिखाते हुए कहते हैं कि उसकी मौत ही ब्लेड गिल्ड का डाउनफॉल है। जापान के गिल्ड्स और तुम लोगों में एक बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट कन्फ्लिक्ट चल रही है और इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ गया किस लिए, क्योंकि तुम लोगों ने बेवकूफ हरकतें की। अब सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर गिरेंगी। चेयरमैन भी वो डिवाइस देख लेता है, वो कहता है जी ये क्या है। मिस्टर गो उसको बताते हैं कि ये एक कैमरा है जो कि रिसीवर से कनेक्ट है जो कि गोटो रियोजी की टीम के पास है। क्या तुमको सच में लगता है क्या मैं ये वजह नहीं ढूंढ पाऊंगा कि आखिरकार तुमको इतने ज्यादा इसेंशियल स्टोन के साथ नेगोशिएशन क्यों करना पड़ रहा है। अगर ये बात पब्लिक को पता लग गई तो जापान के जो लोग हैं वो तुम्हारी जो क्रूक टीम है ना इसकी वाट लगा देंगे और उनके पास जो कैमरा होता है वो उसको तोड़ देते हैं। उससे कहते हैं कि मैं इतना ज्यादा भी क्रूर नहीं और मैं नहीं चाहता कि पूरी कंट्री नहीं पूरा एशिया सभी के ऊपर क्राइसिस आए। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक इंसान की बेवकूफ की वजह से। तुम्हें तो मिस्टर सांग जिनवू का थैंक्स करना चाहिए इन सब के लिए। इसके बाद फिर से डबल डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सांग जिनवू वहाँ पर बचे हुए जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन लोगों से फाइट कर रहा था और उनके पीछे होता है वही बड़ा वाला स्टैचू जिसके आंख में से माना रेडिएट हो रही थी। जिनवू लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे को काफी यार लेट हो चुका है इनके अटैक को डॉज करने में, तो इस समय मेरे को इस्तेमाल करना चाहिए। और वो अपने यहाँ पर कमांडर टच का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से वो फिजिकली किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है। जिनवू उन लोगों को अपने हाथ की मदद से पकड़ता है और उसके पीछे जो दूसरा पपेट होता है स्टोन का उसके ऊपर फेंक देता है और उन दोनों को खत्म कर देता है। और जिनवू के कमांडर टच का इस्तेमाल करते ही जिनवू को जो सिस्टम होता है उसको नोटिफाई करके बताता है कि जो आपकी स्किल है कमांडर टच वो अपने फाइनल फॉर्म में अपग्रेड हो चुकी है, द कमांडर्स अथॉरिटी। बड़ा सा जो स्टैचू होता है वो जिनवू के ऊपर अपने आंख में से लेजर्स फेंकता है, माना रेडिएट करता है। हालांकि जिनवू उसके अटैक से बच जाता है। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि भाई ये वाला तो काफी ज्यादा क्लोज था और अगर इसके ये अटैक डायरेक्ट मेरे को हिट हो जाते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि मैं बचने वाला हूँ। हालांकि मैं काफी ज्यादा हाई लेवल पे हूँ लेकिन फिर भी इसके अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और इस अटैक करने के बाद जो स्टैचू होता है वो काफी बेहतरीन स्माइल देता है। उसके बाद जिनवू भी इसकी तरफ देखता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि सबसे पहले तो बेटा मैं तेरे को बताऊंगा। हालांकि वो अपने पैरों से जिनवू को कुचलने की कोशिश करता है लेकिन जिनवू उसके अटैक से बच जाता है। जिनवू काफी ज्यादा तेजी से अपनी स्पीड स्किल का इस्तेमाल करके उसकी तरफ बढ़ रहा था। जिनवू ध्यान से देखता तो असल में फिर से वो एक और लेजर बीम अपनी आंख से छोड़ने वाला होता है, लेकिन जिनवू काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। इस बार जिनवू अपने स्पीड स्किल का साथ ही अपने कमांडर्स अथॉरिटी स्किल का दोनों का एक साथ इस्तेमाल करता है और उसका जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वहां पर जाने की कोशिश करता है। जिनवू काफी ज्यादा तेजी से जाता है। जिनवू अपने मन में सोच रहा होता है कि भाई इस बार तो जो मेरी ग्रेविटेशनल पुल है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। मैंने अपने पावर का सिर्फ कुछ हिस्सा ही इस्तेमाल किया है लेकिन फिर भी ये काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। शायद ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मेरी जो स्किल्स है वो काफी ज्यादा अपग्रेड हो गई। जिसके बाद उसके ब्लाइंड स्पॉट पर पहुंच जाता है। उसके पास डेमोन किंग का जो डैगर होता है वो उसकी हेल्प से काफी ज्यादा तेजी से उसके ऊपर कट मारता है, लेकिन उससे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़े से स्क्रैच पड़े होते हैं जिसको देखकर जिनवू अपने मन में सोच रहा था क्या डेमोन किंग का जो डैगर है वो किसी भी चीज को काट सकता है, लेकिन इससे तो सिर्फ इसको थोड़े से स्क्रैच ही लगे हैं और उसे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस एक स्माइल दे रहा होता काफी बेहतरीन जिनवू की तरफ। लेकिन जिनवू भी कहाँ हार मानने वाला था। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता कि ठीक है अगर मैं इसको काट नहीं सकता तो मैं यहाँ पर ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करूंगा। जिनवू उसके चेहरे के पास जाता है और एक खींच के काफी ज्यादा तेजी से पंच मारता है और ये पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है। डबल डंजन का जो बॉस होता है वो जिनवू को इस अटैक को देखते हुए कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा जो सबसे बेहतरीन क्रिएशन है उसके खिलाफ इस प्रकार का अटैक का इस्तेमाल किया जाएगा। और जिनवू रुक नहीं रहा होता है, एक पंच मारने के बाद वो उसको और भी पंच मारता है। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं तेरे को दिखाता हूँ कि असल में लेवल 103 का मतलब क्या होता है। फिर ज्यादा घायल हो जाता है, उसके चेहरे पर तो आंख
आंख के साइड तो भाई उसके चेहरे की वाट लगी होती है, उसकी हालत खराब हो गई होती है और भाई वो जमीन पे जाके गिरता है। इसके बाद जिन्वू भी नीचे आता है। अगल बगल जो पपेट्स होते हैं स्टोन के, उसने जिन्वू को फिर से घेर लिया होता है। इसके बाद जिन्वू अपने कमांडर अथॉरिटी स्किल का इस्तेमाल करता है और उन लोगों को एक ही बार में खत्म करता है। जिन्वू ने यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं स्टोन के बने हुए पपेट्स वगैरह, उन सबको खत्म कर देता है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इस बैटल को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। अब इस चीज को देखकर जो डबल डंजन का बॉस होता है वो जिन्वू के लिए तालियां बजाता है और उससे कहता है कि काफी बेहतरीन। जिन्वू उससे कहता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद तो है ना। इसकी बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा तेजी से हंसता है और जिन्वू से कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन टेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब ये बात सुनने के बाद जिन्वू काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है तुम देख नहीं सकते मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। तभी जिन्वू का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपके पास जस्ट अभी एक अर्जेंट टेस्ट आया है। डबल डंजन का बॉस जिन्वू से कहता है कि मैं हूँ तुम्हारा फाइनल टेस्ट। जिन्वू का सिस्टम उसको बताता है 10 मिनट के अंदर आपका जो दिल है वो धड़कना बंद कर देगा अगर आपके सामने जो एनिमी है आप उसको नहीं हराते हैं तो। ये चीज देखकर जिन्वू कहता है क्या ये क्या मजाक चल रहा है, और टाइम भी एक्टिवेट हो जाता है। टाइम धीरे धीरे कर अब घट रहा होता है। डबल डंजन का बॉस जिन्वू से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमने मेरे से क्वेश्चन किया है वो बहुत ही ज्यादा मामूली क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं तुमको उसका जवाब दूंगा। तुम जानना चाहते हो ना कि आखिरकार मैं कौन हूँ? मैं इस सिस्टम का रचयिता हूँ, मैंने ही सिस्टम को बनाया है। तो क्या तुम मेरे जवाब से खुश हो? इसके बाद अगले सीन में हम लोग डबल डंजन का जो गेट होता है उसके बाहर हम लोग मिस्टर च्यूल को देखते हैं। इस जगह पर आ गए थे क्योंकि उनको यहाँ पर बुलाया गया था। हंटर एसोसिएशन के मेंबर्स जो कि यहाँ पर पहले ही से थे, उनमें से जो एक मेंबर होता है वो बताता है मिस्टर च्यूल को कि सर्विलेंस टीम के सभी लोग इस तरफ आइए। मिस्टर च्यूल जो कि यहाँ पर सर्विलेंस टीम में से कुछ लोगों को लेकर आए थे, वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि मैंने किसी तरीके से जुगाड़ करके 7 इलाइट हंटर्स को हंटर एसोसिएशन से जो कि वहाँ पर उस समय अवेलेबल थे उन लोगों को बुला लिया है। लेकिन मैं जानता हूँ कि इतने लोग काफी नहीं है मिस्टर सांग जिन्वू की मदद करने के लिए। मैं तो इन लोगों को सिर्फ इसलिए लेकर आया हूँ कि अगर कुछ बेकार सी सिचुएशन हो जाती है तो हम लोग थोड़ा बहुत संभाल सकें। तभी मिस्टर च्यूल को काफी ज्यादा तेजी से उस गेट के अंदर से माना आती हुई दिखती है, जिसको सेंस कर लेते हैं। वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि जो माना लेवल अंदर से आ रहा था वो तो बहुत ही ज्यादा था। तभी मिस्टर च्यूल के साथ आए हुए जो सर्विलेंस टीम के लोग होते हैं उनमें से एक बोलता है कि मिस्टर च्यूल ये क्या है। अब मिस्टर च्यूल को भी काफी ज्यादा हैरानी होती है क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो रहा है। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इतना ताकतवर ऑरा कहां से आ रहा है जिसने मेरे पूरे शरीर को हिला के रख दिया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा बहुत बड़ा माना की तूफान आ रहा है। मिस्टर च्यूल हंटर एसोसिएशन के जो मेंबर पहले से यहाँ पर होते हैं उन लोगों से पूछते हैं कि वैसे क्या आसपास कोई बड़े गिल्ड का कोई मेंबर है, जिसपे वो लोगों को बताते हैं कि हाँ सर हंटर गिल्ड के कुछ लोग हमारे आसपास ही रेड डालने के लिए आए हुए हैं। इस पे मिस्टर च्यूल उनसे बोलते हैं कि पास जो 2 एस रैंक के हंटर्स हैं वो कहाँ पर हैं, जिसपे वो बोलता है अच्छा जो मिस्टर चोई और मिस चाइन है, हाँ वो लोग भी उस रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए गए हुए हैं, यानी कि वो लोग भी वहीं पर ही होंगे। मिस्टर च्यूल उन लोगों से कहते हैं कि जल्द से जल्द एक इमरजेंसी रिक्वेस्ट डालो कि हमको हंटर गिल्ड के जितने भी मेंबर्स हैं वो इस जगह पर जितनी जल्दी हो सके उनको पहुंचना है, हमको उन लोगों की जरूरत है। मिस्टर च्यूल भी अभी काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं क्योंकि अंदर से जो माना की जो लेवल उनको एहसास हो रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई था। क्योंकि जो गेट है वो बाहर से देखने में एक साधारण सा गेट लगता है, नॉर्मल सा गेट लगता है, लेकिन अंदर डबल डंजन है और इसीलिए उनको काफी ज्यादा डर लग रहा था कि आखिरकार क्या होने वाला है आगे। इस तरह फिर से हम लोग जिन्वू को देखते हैं डंजन के अंदर। डबल डंजन का जो आर्किटेक्ट होता है वो जिन्वू की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता है और जिन्वू के सीने में एक पंच मारने के लिए जाता है। हालांकि जिन्वू अपने हाथ से उसके पंच को रोक लेता है, लेकिन जो पंच की पावर थी वो काफी ज्यादा थी, जिस वजह से जिन्वू काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। जिन्वू की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है क्योंकि उसका जो पंच था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। हालांकि जिन्वू बच गया होता है, लेकिन उसके जो पंच की पावर थी वो इतनी ज्यादा थी कि जिन्वू काफी ज्यादा घायल हो गया होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। डंजन का जो आर्टिटैक होता है वो फिर से जिन्वू की तरफ अटैक करने के लिए काफी तेजी से बढ़ता है, लेकिन जिन्वू उसको देख लेता है और उसने जो अटैक किया होता है फिर से अपने हाथ की मदद से उसको रोक लेता है। वो जिन्वू से कहता है कि काफी बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, मैंने जितनी उम्मीद की थी तुम तो उससे भी ज्यादा बेहतर हो गए हो, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और जिन्वू को फिर से वो काफी ज्यादा तेजी से एक पंच मारता है और जिन्वू फिर से काफी ज्यादा दूर जाता है। हालांकि जिन्वू नीचे नहीं गिरता, वो अपने आप को बैलेंस बना लेता है, लेकिन फिर भी जिन्वू उसके पंच से काफी ज्यादा दूर चला गया होता है। सिस्टम का जो आर्किटेक्ट होता है वो जिन्वू से कहता है कि कौन जानता था कि एक इंसान से लड़ने में इतना ज्यादा मजा आएगा। मैंने अपने हजारों साल की जिंदगी में कभी एक बार भी ऐसा नहीं सोचा था कि एक इंसान इतना ज्यादा काबिल हो जाएगा कि वो मेरे से लड़ेगा। मेरा अपोनेंट इंसान होने के बावजूद भी इतना ज्यादा पावरफुल होगा। ये तो काफी मजेदार है। जिन्वू जो कि काफी ज्यादा घायल हो गया होता है, उसके शरीर से खून निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी जिन्वू हार नहीं मानता। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है इस बंदे ने मेरे को जैसे ही मैं लेवल 101 पे पहुंचा इसने तुरंत मेरे को यहाँ पर इन्वाइट कर लिया। इसको लगता था कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ। जिसके बाद जिन्वू उससे कहता है कि हे आर्किटेक्ट सुनो, मेरे को तुमसे अभी भी काफी सारे सवाल पूछने हैं। आखिरकार तुमने ये सिस्टम बनाया ही क्यों, और तुमने मेरे को प्लेयर के तौर पे क्यों चुना, और अभी इस दुनिया के साथ क्या हो रहा है। जिसपे वो आर्किटेक्ट जिन्वू की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है और उससे कहता है कि क्या तुम ये सब कुछ जानना चाहते हो। मैं देख सकता हूँ, शायद तुम ऐसा सोच रहे हो
कि अगर तुम मेरे को मार दोगे तो तुमको तुम्हारे सवालों का जवाब कैसे मिलेगा। जिन्वू भी देख लेता है कि उसी तरफ बढ़ते हुए आ रहा है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, जिसके बाद जिन्वू भी उसकी तरफ बढ़ता है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है अगर मैं इसके क्लोज आके लड़ाई करूंगा तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। इसके बाद जिन्वू अपना कमांडर अथॉरिटी स्किल को एक्टिवेट करता है और उसका इस्तेमाल करता है। आर्टिटेक्ट जिन्वू से कहता है कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कि तुम दूर जाके मेरे ऊपर अटैक करोगे, इससे मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब बेकार है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये वही स्किल का इस्तेमाल कर रहा है जो कि मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस से इसके ऊपर अटैक करना बेकार है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आर्टिटेक्ट जिन्वू से कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम मुझे मारोगे या नहीं, तुमको जो जवाब मिलेगा वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड है, यानी कि वो जवाब पहले से ही तय है। जिन्वू ने भी अपना डैगर निकाल लिया होता है उससे फाइट करने के लिए। जिन्वू उससे कहता है कि आखिरकार तुमने सब कुछ डिजाइन कैसे किया और आखिरकार तुमने मेरे को इतनी सारी पावर्स कैसे दी थी। आर्टिटेक्ट जिन्वू को बताता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना बल्कि मैं तो इसके खिलाफ था, मैं तो सिर्फ इस प्लेयर ब्रीडिंग सिस्टम का एक आर्किटेक्ट और मॉडरेटर हूँ, मेरा डिजाइन परफेक्ट है। जिन्वू भी अपने सिस्टम में देखता है जहाँ पर अब काफी समय नहीं बचा होता है, उसको जल्द से जल्द इसको हराना होगा, नहीं तो आप लोगों को तो मालूम ही है कि जिन्वू के साथ क्या होगा। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे को इसके सामने जाकर लड़ाई करनी होगी। इसके बाद आर्किटेक्ट काफी ज्यादा तेजी से जिन्वू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। वो जिन्वू से कहता है बचे हुए समय में मैं अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, और वो जिन्वू की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता है। लेकिन जिन्वू वहां से अपनी स्पीड स्किल का इस्तेमाल करके दूर चला जाता है और उसके इस अटैक से बच जाता है। वो जिन्वू के ऊपर फिर से अटैक करता है और जिन्वू भी उसके इस अटैक को रोक लेता है। लेकिन तभी जिन्वू कुछ एहसास होता है। जिन्वू अपने मन में सोचते कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी जितनी भी सेंसेस है वो इतनी ज्यादा शार्पर कैसे हो गई, मैं ये कर सकता हूँ, लॉन्ग स्वॉर्ड, ब्लेड, भाला, हैमर, मैं सब कुछ सेंस कर सकता हूँ, मैं इसकी सारी मूवमेंट्स को सेंस कर सकता हूँ। अब इस चीज से जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि अभी एकदम उसके साथ क्या हुआ। लेकिन उससे ज्यादा हैरान होता है यहाँ पर आर्किटेक्ट, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने तो पूरी फुल फोर्स का इस्तेमाल किया था, आखिरकार इसने किस तरीके से मेरे इस अटैक को ब्लॉक्स किया और उल्टा मेरे ऊपर अटैक किया, ऐसे कैसे कर सकता है ये इतना पास। और यहाँ तक कि और भी ज्यादा फास्टर हो गया है, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और उससे पहले वो कुछ और समझ पाता, जिन्वू काफी ज्यादा तेजी जाता है अपने डैगर से उसका जो एक हैंड होता है उसको कट कर देता है। अब इस चीज को देख कर तो भाई उसकी हालत खराब हो जाती है। वो भी अपने मन में सोचते कहता है मैं एक फेक बॉडी के अंदर हूँ, लेकिन फिर भी ये इतनी ज्यादा तेजी से मेरे ऊपर अटैक किया, लेकिन मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आखिरकार इसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया कि इसके इस अटैक से मेरे को पेन फील हो रहा है। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार तुम्हें क्यों चुना गया था। हालांकि ये मेरी पावर का थोड़ा सा ही हिस्सा था, लेकिन फिर भी मैंने इसमें अपना सब कुछ लगा दिया। और वो जिन्वू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता कि तुम सिर्फ एक मामूली इंसान हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिन्वू अपने सिस्टम में देखता है तो वहाँ पर लगभग 4 मिनट के करीब समय बचा हुआ होता है और धीरे धीरे कर अब वो समय भी कम हो रहा होता है और अब जिन्वू को उसको इतने समय के अंदर ही हराना होगा। इसके बाद आसपास जितने भी स्टोन से बने हुए पपेट्स होते हैं वो आर्किटेक्ट उसको भी वहां पर बुला लेता है, लेकिन वो लोग कुछ कर पाते इससे पहले ही जिन्वू अपने कमांडर्स अथॉरिटी स्किल का फिर से इस्तेमाल करता है और काफी तेजी से जमीन पर एक पंच मारता है। और ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि चारों तरफ जितने भी स्टोन से बने हुए पपेट्स होते हैं वो काफी दूर जाके गिरते हैं। और फिर जिन्वू काफी तेजी से जो सिस्टम का आर्किटेक्ट होता है उसकी तरफ जाता है और उसके बचे हुए जितने भी हाथ होते हैं उनको काट देता है। अब जिन्वू को भी पास भी समय कम बचा हुआ होता है और इसीलिए जिन्वू यहाँ पर अपना जो ज्यादा फोकस था वो सिस्टम को जो आर्किटेक्ट था उसको हराने में लगा रहा था। लेकिन तभी जिन्वू के ऊपर एक अटैक होता है। जिन्वू साइड में देखता है तो असल में यहाँ पर बहुत बड़ा एक स्टोन से बना हुआ सोल्जर पपेट था, जिसको देखकर जिन्वू को अपना फर्स्ट टाइम डंजन के अंदर जो रेड था वो याद आ जाता है। जिन्वू इन लोगों को देखते हुए कहता है कि ये तो वही लोग है ना जिन्होंने मेरे ऊपर पहले अटैक किया था। सिस्टम का जो आर्किटेक्ट होता है उसने अपने आप को इसी सोल्जर पपेट के अंदर डाल लिया होता है ताकि जिन्वू को उसके ऊपर अटैक करने में काफी ज्यादा कठिनाई हो। लेकिन जिन्वू कहाँ डरने वाला था, वो काफी ज्यादा तेजी से एक छलांग मारता है और उड़ते हुए जाता है और एक पंच हिट करता है। और भाई ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो जो बड़ा सा पपेट सोल्जर होता है वो भाई बीच में से टूट जाता है। इस चीज को देखकर तो सिस्टम का जो आर्किटेक्ट होता है उसके मुंह खुले रह जाते हैं, क्योंकि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। जिन्वू ने उसको पकड़ लिया था। इसके बाद जिन्वू उसके बचे हुए जितने भी हाथ पैर दाएं बाएं सब कुछ होता है उन सबको भी तोड़ फोड़ के काट कूट देता है और उसके गर्दन के ऊपर डैगर लगा देता है। इसको देखकर तो भाई उसके रोंगटे खड़े रहते हैं, वो डर चुका होता है। मतलब अब इस चीज को देखकर वो समझ गया होता है कि उसके बस की नहीं है और वो जिन्वू से कहता है कि मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, अब ये टेस्ट खत्म हुआ। और दोस्तों यहाँ पर सबसे मजेदार बात यह है कि अभी भी 2 मिनट 11 सेकंड बचा हुआ था, यानी कि जिन्वू ने भाई उसको लगभग 8 मिनट के अंदर ही खत्म कर दिया। सिस्टम का आर्किटेक्ट डरते हुए जिन्वू से कहता है कि जो भी तुम सवालों का जवाब पूछना चाह रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। जिन्वू कहता है क्या मेरे अंदर? जिन्वू का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि तुम्हारे मेमोरी के अंदर यानी तुम्हारे दिमाग के अंदर जो डेटा स्टोर है क्या तुम उसको रिट्रीव करना चाहोगे? जिन्वू भी थोड़ा सा सोचता है। सिस्टम का आर्किटेक्ट जो होता है वो जिन्वू से कहता है कि ये तुम्हारी चॉइस है, देख लो अब जैसा तुमको करना है। जिन्वू थोड़ा सा सोचता है, मेरे दिमाग में जो डेटा स्टोर है वो। और फाइनली जिन्वू थोड़ा बहुत सोचने के बाद
उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जिन्हों का सिस्टम उसको नोटिफिकेशन देके बताता है कि आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली रिट्रीव हो गया है। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत तगड़ी सी लाइट चमकती है और जिन्हों वहीं पे फ्रीज हो जाता है। इसके बाद जिन्हों को जो डेटा रिट्रीव हुआ था उसमें दिखाया जाता है। तो जिन्हों एक दूसरी जगह पर ही पहुंच गया था, वहां का नजारा देखकर जिन्हों काफी ज्यादा हैरान था। जिन्हों आसमान से वहां का नजारा देखता है जहाँ पर काफी सारे अलग अलग किस्म के मॉन्स्टर, जहाँ पे ऑर्क मॉन्स्टर और भी जितने प्रकार के मॉन्स्टर्स होते हैं उस सभी के सभी मॉन्स्टर्स वहां पर। जिन्होंने सभी लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है ओ माय गॉड, इन मैजिक बीस्ट्स को तो देखो। और भाई वहां पे अलग अलग किस्म के मैजिक बीस्ट थे जिनको कि शायद अभी इन लोगों को तो अभी तक हम लोगों ने सोलो लेवलिंग में देखा भी नहीं है। ऐसे ऐसे बीस्ट थे वहां पर। वो लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। अब जिन्हों भी उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार लोग देख किसको रहे हैं। और तभी जिन्हों आसमान की तरफ देखता है तो जितने भी यहाँ पर मॉन्स्टर्स थे वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। जिन्हों अपने मन में सोचते हो कहता है कि एक पर्पल स्काई और इतने सारे खतरनाक बीस्ट, ये पृथ्वी नहीं हो सकती। अगर ये आर्मी जिसके अंदर आइस एल्फ्स है, हाई ऑर्क्स है, गॉब्लिन्स, जाइंट्स है और भी अलग प्रकार के जितने भी बीस्ट हैं, अगर ये लोग एक साथ गेट को ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं तो इंसानों की सारी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये लोग इंसान नहीं है। जिन्हों आगे कहता है कि मेरे को ये सब कुछ समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि आगे क्या होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि आसमान में उस जगह पर काफी सारे सोल्जर्स आ गए थे और वहां पर वो जो सोल्जर्स होते हैं वो युद्ध स्टार्ट होने का हॉर्न बजाते हैं और युद्ध शुरू होता है। तो यहाँ पर असल में सिल्वर सोल्जर्स और जितने भी मैजिक बीस्ट्स थे यहाँ पर उन सभी के बीच, यानी कि सिल्वर सोल्जर्स एक साइड और जितने भी बीस्ट्स हैं वो एक साइड, और इनके बीच में युद्ध शुरू होता है। ये युद्ध काफी ज्यादा खतरनाक था। जितने भी सिल्वर सोल्जर्स थे वो बीस्ट के ऊपर भारी पड़ रहे थे। उन बीस्ट को वो खत्म करते जा रहे थे। वीपन्स के टकराने की और आर्मर्स के टूटने की आवाज पूरी तरीके से पूरी हवाओं में फैल चुकी थी। चारों तरफ खूनों की नदियां बह रही थी और पूरे के पूरे युद्ध में सिर्फ चिल्लाने की, रोने की आवाज आ रही थी। सिल्वर सोल्जर्स जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और बीस्ट की आबादी पूरी तरीके से खत्म ही हो गई थी। लेकिन तभी जो सिल्वर सोल्जर्स थे वो एकदम से रुक जाते हैं। सभी के सभी सिल्वर सोल्जर्स एक एक करके रुक जाते हैं और तभी वहां पर एंट्री होती है। इसके बाद हम लोग उस चीज को देखते हैं जो कि वहां पर आकर बोलता है अराइज, जैसे कि जिनको बोलता है ना उस तरीके से जिनको उस चीज को देख कहता है कि ये तो मोनार्च का डोमेन और शैडो एक्सट्रैक्शन है। तो दोस्तों असल में वहां पर जो मेन शैडो ऑफ मोनार्च था वो आ गया था, जो कि वहां पर आते ही बोलता है अराइज, और जितने भी बीस्ट यहाँ पर मर गए थे ना वो सभी के सभी दोबारा से जिंदा हो जाते हैं और उसके शैडो सोल्जर्स में ऐड हो जाते हैं। और जिस घोड़े के ऊपर वो बैठा हुआ था एक्चुअल में वो भी एक उसका शैडो सोल्जर ही था। जिनको कहता है एक ऐसी आर्मी जो कभी नहीं मर सकती। मैजिक बीस्ट अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस कर दे रहे थे, लेकिन उनके लिए मौत अंत नहीं था। उनका जो खून था वो डार्क कलर का और काफी ज्यादा डेंस हो गया था। उन लोगों को एक अलग ही स्ट्रेंथ मिल गई थी। और ये जो शैडो ऑफ मोनार्च है ये एक साथ काफी सारे सोल्जर्स को समन कर सकता है। तो जैसा कि हम लोग को मालूम है कि जिनको भी काफी सारे कर सकता है, लेकिन उसकी बहुत थोड़ी सी मतलब लिमिट है। लेकिन यहाँ पर जो मेन शैडो ऑफ मोनार्च है वो यहाँ पर काफी सारे सैकड़ों को एक साथ समन कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जिनको इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है ये तो काफी सारे शैडो सोल्जर्स को समन कर सकता है, इससे तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। और जितने भी बीस्ट अभी हार गए थे, मर गए थे, वो दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। जो ये बीस्ट थे ये पहले की तुलना में काफी ज्यादा ताकतवर हो गए थे। पहले तो ये लोग इन सिल्वर सोल्जर्स थे काफी आसानी से हार जा रहे थे, लेकिन अब ये उनके ऊपर ही बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे। इसके बाद जो ब्लैक और सिल्वर आर्मीज होती है, यानी कि ब्लैक शैडो सोल्जर और सिल्वर सोल्जर्स की आर्मी अब आपस में बहुत भयंकर फाइट करती है। लेकिन इस बार पहले से काफी अलग होता है, क्योंकि अब अकेला शैडो सोल्जर ही काफी सारे सिल्वर सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़ रहा था। यहाँ पर सिर्फ इकलौता शैडो ऑफ मोनार्च आया जिसने यहाँ का पूरा नक्शा ही बदल दिया। इसके बाद जो शैडो ऑफ मोनार्च होता है अपने घोड़े के ऊपर बैठकर काफी ज्यादा तेजी से उन सिल्वर सोल्जर्स की तरफ बढ़ता है और अपने एक अटैक से ही काफी सारे सिल्वर सोल्जर्स को खत्म कर देता है। जिनको उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। जिनको अपने मन में सोचते हो कहता है ये तो कमांडर अथॉरिटी है। शैडो सोल्जर्स जो अपने मौत की साइकिल है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। वो मर रहे हैं, दोबारा से जीवित हो रहे हैं और अपने एनिमी को खत्म कर दे रहे हैं। मोनार्च जो कुछ भी चाहता हो, लेकिन उसके कदमों के पीछे छूट जाती है सिर्फ तबाही। मोनार्च ऑफ शैडो और मैजिक बीस्ट की जीत आसान ही लग रही थी जब तक कि मैंने ये नहीं देखा। इसके बाद उसी वहीं पे कट होता है। हम लोग डबल डंजन के अंदर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर च्यूल, मिस्टर चाइन, मिस्टर चोई और बाकी सभी जो जितने भी हंटर्स उनके साथ आए होते हैं वो सभी के सभी यहाँ पर जाते हैं। इसके बाद सामने लोग डबल डंजन का जो गेट होता है उसको देखते हैं। उसकी तरफ देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मिस्टर चोई मिस्टर च्यूल से कहते हैं वैसे ही बात पक्की तो है ना? वैसे हाँ, इस चीज को मैं भी सेंस कर सकता हूँ। यहाँ पर काफी ज्यादा अमाउंट में माना आ रही है और तुमने कहा है कि सांग जुनवू इसके अंदर है। मिस्टर च्यूल कहते हैं हाँ सर। मिस चाइन जो कि अपने मन में सोच रही होती है ये जो माना इसमें से बाहर आ रही है वो सांग जुनवू की नहीं है, तो आखिरकार ये किसकी है? आखिरकार अंदर कौन है? मिस्टर च्यूल कहते हैं कि डबल डंजन। तो फाइनली मैंने इतने सालों से जो रूमर्स सुना था लगता है उसको देखने का समय आ गया है। सांग जुनवू ने मेरे को बताया था कि वो अकेला नहीं था जिसने कि डबल डंजन को क्लियर किया था, लेकिन फिर इसके बाद वो यहाँ पर वापस क्यों आया? ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है। इसके बाद ये लोग डबल डंजन का जो गेट होता है
है, उसको जैसे ही ओपन करते हैं उसके अंदर का नजारा देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मिस्टर चोई वहाँ का नजारा देखते कहते हैं व्हाट द हेल, फिर कहा जी कौन सी जगह है, इस जगह के साथ हुआ क्या है। तो जिन्हों ने जो अंदर तबाही की थी वही ये लोग देख रहे होते हैं। चारों तरफ जितने भी स्टोन से बने वो पपेट्स होते हैं वो यहाँ पर टूट के बिखरे हुए होते हैं। इस चीज को देखकर मिस्टर चिल भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं तो ये सच था, स्टैचू ऑफ गॉड और स्टोन के बने हुए पपेट्स ये सब एक्चुअली में एग्जिस्ट करते थे। और तभी यहाँ पर आवाज आती है सिस्टम के आर्किटेक्ट की, जो कि इन लोगों को यहाँ पर देखकर इनसे कहते हैं ओ ये देखो, लेकिन जहाँ तक मेरे को याद है मैंने इंसानों को तो इनवाइट किया ही नहीं है। ये तो एक और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज है। यहाँ पर आए हुए जितने भी हंटर होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं इस चीज को देखकर। उनमें से जो हंटर होता है उसने देखते हुए कहता है कि क्या ये सिर्फ मेरे को ही सुनाई दे रहा है, या यहाँ पर एक मैजिक बीस्ट बात कर रहा है। तभी जो दूसरी हंटर होती है वो कहती है कि ये इंसानों की भाषा जानता है। तो एक्चुअल में ये लोग सोचे थे ये इनका वहम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इनका वहम नहीं होता है, ये सच में देख रहे होते हैं। इसके बाद जो आर्किटेक्ट होता है वो इन लोगों से कहता है शांत हो जाओ, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग को उनकी नींद से डिस्टर्ब करने की। ये बात सुन के ये लोग कहते हैं किंग। वो लोग साइड में देखते हैं तो वहां पर एक्चुअल में सांग जिन्वू खड़ा होता है, लेकिन इस समय वो एकदम फ्रीज हो गया होता है, क्योंकि हम लोग को तो मालूम ही है कि एक्चुअल में जो जिन्वू है उसके अंदर जो डेटा है वो रिट्रीव हो रहा है और इसीलिए उसका शरीर तो यहाँ पर है, लेकिन असल में वो एक दूसरी जगह पर ही पहुंच गया जहाँ पर वो मोनार्च ऑफ शैडो को जो बीस्ट की फाइट होती है ना वो सब कुछ देख रहा है अभी। तो उसको तो यहाँ का कोई ख्याल ही नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इन लोगों के साथ जो हंटर्स आए हुए होते हैं उनमें से जो हंटर होता है जिन्वू देखते हुए कहता है क्या ये सांग जिन्वू है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी जो सिस्टम का आर्किटेक्ट होता है वो इन सभी हंटर्स के ऊपर एक साथ अटैक कर देता है। वो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। हालांकि मिस चाइन को, मिस्टर चोई को और मिस्टर चिल को कुछ नहीं होता क्योंकि हाई लेवल के हंटर्स है तो उन्होंने इसके अटैक को देख लिया होता है, उससे बच गए होते हैं। लेकिन बाकी जो हंटर्स होते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि लोग डरे नहीं होते हैं, चलो ये लोग भी डर गए होते हैं काफी ज्यादा, लेकिन बस ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो इन्होंने उसके अटैक को रोक लिया था और वो कुछ नहीं हुआ था। सिस्टम का आर्किटेक्ट इन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है तुम लोग स्ट्रॉन्ग वुमेन हो, मैं तुम लोगों को ही सबसे पहले किंग को चढ़ाऊंगा। इसके बाद अगले सीन में हम लोग फिर से जिन्वू को देखते हैं जो कि अभी भी उसी जगह पर होता है और वहाँ का सारा नजारा देख रहा होता है। और अब यहाँ पर और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स आ गए थे और ये कोई नॉर्मल और कोई कमजोर मॉन्स्टर्स नहीं थे, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स थे। मंकी मॉन्स्टर, पता नहीं कौन कौन थे मॉन्स्टर्स यार, बहुत सारे मॉन्स्टर्स जो कि अभी इस लड़ाई को ज्वाइन करने वाले थे। और यहाँ पर जो नया क्लैन आया हुआ होता है जिसमें काफी सारे बीस्ट्स होते हैं, उन लोगों की लड़ाई अब होने वाली है मोनार्च ऑफ शैडो के सोल्जर्स से। और जिन्वू ये सब कुछ सिर्फ देख ही रहा था। इसके बाद फिर से हम लोग डंजन के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर जो हंटर्स घायल हो गए थे सिस्टम के आर्किटेक्ट के द्वारा, उन लोगों के साथ आए हुए जो हीलर्स होते हैं वो फटाफट उन लोगों को हील करते हैं। मिस्टर चोई उन सभी लोगों से कहते हैं कि तुम लोग उनको जल्द से जल्द हील करो, यहाँ पर मैं संभाल रहा हूँ। वो लोग भी कहते हैं कि हाँ सर हम इनको लगभग हील कर ही चुके हैं। आर्किटेक्ट उन लोगों से कहता है कि जो लोग मेरे पपेट्स को मारने के बाद भी यहाँ पे जिंदा बचेंगे उन लोगों को किंग का बर्थ देखने का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तुम में से अंत तक कोई बचेगा भी। चलो देखते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो स्टोन से बने हुए पपेट्स होते हैं सिस्टम का आर्किटेक्ट उन सभी लोगों को इन लोगों पर अटैक करने के लिए भेज देते हैं। मिस्टर चोई सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग ध्यान से देखो। तभी हंटर्स जो होते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं। मिस्टर चोई भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और काफी ज्यादा तेजी से उन लोगों की तरफ आग फेंकते हैं। मिस्टर च्यूल बाकी सभी लोगों से कहते हैं कि यही समय है इन स्टैचूज को डिस्ट्रॉय करने का। सभी लोग और वो काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए जाते हैं और अपने पंच से एक स्टैचू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उसे तो कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता। मिस्टर च्यूल अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद मिस्टर चोई अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उसके ऊपर उस अटैक का ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर चोई कहते हैं कि इन लोगों को जो फिजिकल अटैक रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, सभी लोग संभल के रहना। मिस्टर चोई देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि उन्होंने जो अटैक किया हुआ होता है स्टोन पपेट के ऊपर उससे उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता है। अब इस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि एक मिनट, मेरे मैजिक से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लगता है इन लोगों के पास स्पेल के अटैक को रोक पाने की भी क्षमता है। बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं वो भी मिस्टर चोई से कहते हैं कि मिस्टर चोई हमारे किसी भी प्रकार की कोई स्किल इन लोगों के ऊपर काम ही नहीं कर रही है, यहाँ तक कि हम लोगों ने अपने बाकी जो बेस स्किल्स थे उनका भी इस्तेमाल किया, उसका भी कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है इन लोगों के ऊपर। मिस्टर चोई भी अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि डैम इट, लगता है हम लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तभी मिस्टर चोई को कुछ ख्याल आता है। मिस्टर चोई जिन्वू की तरफ देखते हैं, उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं अब तो जिन्वू को उठाना ही होगा, क्या ये हिप्नोटाइज्ड है, मेरे पास कोई और आखिरी ऑप्शन नहीं है इसको उठाने का, इसको इसी से उठाना होगा। और ऐसा कहते हुए वो उसकी तरफ अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके काफी तगड़ा अटैक करते हैं और वो अटैक जिन्वू को लगता है, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिन्वू अभी भी एकदम फ्रीज होता है। और अब ये चीज देखकर जो सिस्टम का आर्किटेक्ट होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो मिस्टर चोई की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है हमारी हिम्मत कैसे हो गई किंग को नींद में डिस्टर्ब करने की। वो मिस्टर चोई के ऊपर अटैक करके उनको घायल कर पाता उससे पहले ही बाकी जो हंटर्स होते हैं वो उसको रोक लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, वो उसको ज्यादा समय तक नहीं रोक पाएंगे। मिस्टर चोई मिस चाइन से कहते हैं कि मिस चाइन यहाँ पर सब कुछ मैं संभाल लूंगा, आप जाइए, आप सांग जिन्वू को उठाइए। मिस चाइन भी कहती है हाँ ठीक है। और ऐसा कहकर मिस चाइन काफी ज्यादा तेजी से जिन्वू की तरफ बढ़ती है ताकि वो उसको उठा सके। जिन्वू जो कि अभी भी उस जगह पर ही होता है और वहाँ का सारा नजारा देख रहा होता है और वहाँ पर फाइट भी शुरू हो गई होती है। तो यहाँ पर जो नया क्लैन आया जिसमें काफी सारे मॉन्स्टर्स थे और जो मोनार्च ऑफ शैडो की जो शैडो आर्मी है वो एक तरफ। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि शैडो सोल्जर्स कितनी बार मरते हैं, क्योंकि जितनी बार भी इन लोगों को डिस्ट्रॉय होता है, जितनी बार भी घायल होते हैं, वो हर बार लगातार अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी बार इनको डिस्ट्रॉय किया जाए। और अगर ये सोल्जर्स मेरे सोल्जर्स होते तो पता नहीं कब का मेरी माना खत्म हो गई होती। ऐसे लग रहा है कि इसके पास कोई माना की कमी
कमी नहीं है, इसके पास बहुत सारे माना है। ये जो डेमोन क्लेन और बीस्ट टाइप मैजिक क्रिएचर्स दो अलग अलग गेट से आए थे, इन लोगों ने शैडो सोल्जर्स को खत्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन लोगों के पास कोई भी रीजन नहीं था एक दूसरे से फाइट करने का। ये लड़ाई थी सिर्फ बीस्ट और सिल्वर सोल्जर्स के बीच, और इन लोगों के बीच की जो फाइट थी वो अपने चरम सीमा में पहुंच चुकी थी। बहुत भयंकर वाली फाइट हो रही थी, जिन लोगों की तरफ देखते अपने मन में सोचते हो कहता है, ओ तो मोनार्च ऑफ शैडो जो है वो जिस तरफ से मैजिक बीस्ट लड़ रहे हैं उस साइड से नहीं लड़ रहा है, शायद वहां पर कोई इंटरनल मामला है। जिनको को भी थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पर भाई ये पता नहीं कौन से क्यों कैसे लड़ रहे थे। और तभी जो मोनार्च ऑफ शैडो होता है, वो जो नया क्लैन यहाँ पर आया था ना, डेमोन क्लैन का लीडर होता है, वो वहाँ पर पड़ा हुआ होता है घायल, वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, आज हम लोगों के पास एक चांस था इस वॉर को एंड करने का, लेकिन तुमने मेरे साथ गद्दारी क्यों की। जिसपे बीस्ट क्लैन का जो लीडर होता है वो मोनार्च ऑफ शैडो से कहता है, क्या शर्म की बात है, मैं तुम्हें खत्म कर सकता था। जिसपे मोनार्च ऑफ शैडो गुस्सा होते हुए उससे कहता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था, आखिरकार तुमने मेरे साथ गद्दारी क्यों की। बीस्ट क्लैन का जो लीडर होता है वो उसके ऊपर हंसते हुए कुछ बोलता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी आवाज एकदम से कुछ चेंज हो गई थी, और मोनार्च ऑफ शैडो गुस्से में आकर उसकी गर्दन पकड़ के उसको आसमान में उठा देता है और फिर उसको मार देता है। तभी जिन्वू क्लैन का लीडर होता है, वो उसकी आंखों को देखता है ध्यान से, वो कहता है, ये आंखें मैंने पहले कहीं देखी हैं। अरे नहीं, ये तो बरान है, द डेमन किंग। आखिरकार बरान यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ अजीब सा होता है। अभी इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया यार अभी तक, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके आगे का सीन काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। और तभी जिन्वू अपने हाथों को देखता है, उसके हाथों में खून लगा हुआ होता है और उसका पूरा हाथ काफी ज्यादा अजीब हो गया होता है। उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। तभी जिन्वू अपने आप को ध्यान से देखता है, तो एक्चुअल में मोनार्च ऑफ शैडो जो कि इतनी देर से यहाँ पर इतनी बड़ी तबाही ला चुका था, जिन्वू जिसको देख रहा था, असल में जिन्वू एहसास करता है कि वही मोनार्च ऑफ शैडो है। जिन्वू इस चीज को समझते हुए कहता है, ये क्या है आखिरकार, कब से मैंने अभी तक इस चीज को नोटिस ही नहीं किया। जिन्वू अपने दिल पे हाथ रखता है तो उसको एहसास होता है कि उसके अंदर एक्चुअल में यहाँ पर दो दिल है, एक तो जो ह्यूमन का दिल होता है वो, और एक दूसरा दिल जिसके अंदर से पर्पल कलर की लाइट चमक रही है। को भी काफी ज्यादा हैरानी होती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी उसके पीछे काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, वो आसमान की तरफ देखता है, जिन्वू पीछे देखता है, लेकिन तभी उसका जो सिस्टम होता है उसको नोटिफाई करके बताता है, आपका जो रिट्रीव डेटा था उसका प्लेबैक अब खत्म हो गया है। इसके बाद फिर से हम लोग डंजन के अंदर देखते हैं, सिस्टम को जो आर्किटेक्ट होता है उसने मिस चाइन को पकड़ लिया होता है। वो मिस चाइन की तरफ हंसते हुए कहता है कि बहुत मजेदार, सच में काफी मजेदार है, अगर तुम थोड़ी सी और कोशिश करो तो तुम मेरे इस डिजाइन से फ्री हो सकती हो, तुम और कोशिश क्यों नहीं करती हो। मिस चाइन यहाँ पर काफी ज्यादा कोशिश करती है। इसके बाद मिस चाइन अपने स्वॉर्ड डांस का इस्तेमाल करती है। सिस्टम का आर्किटेक्ट कहता है, इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और वो मिस चाइन के ऊपर फिर से अटैक करता है, वो काफी ज्यादा घायल कर देता है। सिस्टम का आर्किटेक्ट मिस चाइन से कहता है, ना ना ना, क्या बस इतनी ही ताकत है। खैर मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसे भी तुम इंसान किसी को निराश करने में फेल नहीं होते। पहले जो सिस्टम बनाया है वो किसी भी चीज को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेता है और उसके हिसाब से अपने आउटकम्स देता है, और ऐसे कमजोर प्रयास मेरे क्रिएशन को कभी नहीं मार पाएंगे। मैं मानता हूँ कि ये सबसे अच्छा काम है जो तुम कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर जो हंटर्स होते हैं वो अभी भी हार नहीं मानते हैं, वो अभी भी उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो इनमें से जो एक हंटर होती है उसके ऊपर एक अटैक करती है, उसके मुंह के साइड पे आके लगता है, पर उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर चोई उन सभी लोगों से कहते हैं, हमको सांग जिन्वू को उठाना ही होगा, सिर्फ वही एक आखिरी उम्मीद है। और ऐसा कहते ही जो मिस चाइन होती है वो काफी ज्यादा घायल होती है, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए जाती है जिन्वू को उठाने के लिए। लेकिन सिस्टम का आर्किटेक्ट उस चीज को देख लेता है और वो मिस चाइन के ऊपर फिर से एक अटैक करता है, जिससे कि मिस चाइन उसके उस अटैक से तो बच जाती है, लेकिन वो फिर भी काफी ज्यादा दूर हो जाती है जिन्वू से। सिस्टम का आर्किटेक्ट मिस चाइन से कहता है, ओ तो तुम किसी तरीके से मेरे अटैक को डॉज कर गई, ये इतना बुरा भी नहीं था। लेकिन तभी मिस चाइन के पीछे कुछ अजीब सा देखते हुए वो कहता है, शैडो। सिस्टम का आर्किटेक्ट काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, इस रूम का रूल है और उस रूल के मुताबिक कोई भी ऐसी चीज इस रूम के अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन बिना किसी डाउट के ये एक शैडो ही है। तो जो किंग ने अपने एक सोल्जर को तुम्हारे साथ भेज दिया। दोस्तों आप लोगों को मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो किंग कह रहा है वो एक्चुअली यहाँ पर सांग जिन्वू को कह रहा है। वो आगे कहता है कि आखिरकार तुम लोगों ने इस जगह को कैसे ढूंढा और आखिरकार सांग जिन्वू के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। मिस चाइन इसको बताती है कि हम लोग दोस्त हैं जो कि उसको यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। इसके बाद आर्किटेक्ट कहता है, फिर तो शायद ये किंग ने नहीं किया होगा। चलो ठीक है, मैं तुमको एक चांस देता हूँ और मैं तुमको इस महान इवेंट का गवाह बनने का मौका दे रहा हूँ, लेकिन ये बाकी जो तुम्हारे मामूली इंसान दोस्त हैं इन लोगों को मरना होगा अभी और इसी वक्त। लेकिन तभी उसको एक आवाज आती है, मेरे रहते हुए नहीं। और दोस्तों ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि होती है हमारे हीरो सांग जिन्वू की। इस चीज को देखकर सिस्टम का आर्किटेक्ट उस तरफ देखता है जहाँ से आवाज आ रही थी, और उस तरफ पर नजारा देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि सांग जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ आ रहा था उसके ऊपर अटैक करने के लिए। उसके पास आकर उसको एक पंच हिट करता है, और ये पंच इतना ज्यादा ताकतवर था कि उस बेचारे के मुंह के टुकड़े हो जाते हैं। जिन्वू उससे कहता है कि तुम मेरी बॉडी के साथ क्या कर रहे थे। बाकी सभी हंटर जिन्वू को यहाँ पर देखकर थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम है यार क्या यहाँ पे सांग जिन्वू आ गया है तो उनको डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि सांग जिन्वू सब कुछ हैंडल कर लेगा। सिस्टम का आर्किटेक्ट जो कि अभी तक मरा नहीं था, जिन्वू उसके ऊपर जाता है, उसके सीने पर खड़ा जाता है, और उसको अपने ऊपर खड़ा देखकर सिस्टम का आर्किटेक्ट की और भी ज्यादा फट जाती है। वो जिन्वू तरफ देखते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे किंग नहीं हो, लेकिन क्यों? आखिरकार उनकी जगह पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम उस ब्लैक दिल के साथ अपना कंसिक्वेंस कैसे बना पाते हो? जिन्वू उसकी बात सुनकर अपने मन में सोचता है, ओ ब्लैक दिल। तभी जिन्वू अपने सिस्टम में उस दिल का जो स्टेटस होता है वो चेक करता है, तो इस चीज का जो टाइटल होता है वो होता है डेमोन हंटर। और जैसा कि जिन्वू ने डेमोन किंग बरान को हरा दिया
गया था जो कि मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम्स था। तो ये जो असीमित पावर है, इसकी जो ताकत है अब वो प्लेयर को मिल गई है और इस ब्लैक हर्ट की जो माना होती है वो भी काफी ज्यादा होती है। इस चीज को देखकर जिन्हों भी थोड़ा सा हैरान होता है। जिन्हों अपने मन में सोचते हुए कहता है मेरी पलकें। इसके रिएक्शन को अगर मैं जज करूं तो मेरे को दो चीज समझ आती है। ये जो ब्लैक दिल है ये इसका नहीं है, इसका लक्ष्य कभी भी मेरी पावर को मजबूत करना था ही नहीं। लेकिन जो डेटा रिट्रीव हुआ था उसने मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं दिया। मैंने अभी तक पूरी स्टोरी नहीं सुनी है। इसके बाद जिन्हों सिस्टम का जो आर्किटेक्ट होता है उससे ही पूछता है कि तुमने कहा था तुम मेरे को एक प्लेयर के तौर पर चुनने के विरुद्ध में थे, तुम चाहते नहीं थे कि मेरे को एक प्लेयर के तौर पर चुना जाए, लेकिन आखिरकार प्लेयर एग्जैक्टली क्या है और आखिरकार तुम मेरे साथ करना क्या चाह रहे थे। सिस्टम का आर्किटेक्ट कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन मोनार्च ऑफ शैडो आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको क्या लगता है बाकी मोनार्च आपको ऐसा करने देंगे? और इसके बाद जिन्हों के अंदर से काफी सारे डैगर निकलते हैं और वो आर्किटेक्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिन्हों उसके ऊपर लात रखते हुए कहता है सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दो। सिस्टम का आर्किटेक्ट डरते हुए कहता है आप काफी बेहतरीन है, मुझे लगता है कि मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है कि आपको ही क्यों चुना गया था। बाकी सभी जो हंटर्स यहाँ पे खड़े होते हैं भाई उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार सब कुछ चल क्या रहा है। तभी वो लोग अपने आसपास देखते हैं, वो कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, ये स्टैचू। तो आसपास जो खड़े स्टैचूज होते हैं जो कि अभी तक बिल्कुल भी नहीं हिले थे, एक जगह पे खड़े थे, जिन लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना वो वाले, वो लोग भी हिल रहे होते हैं। इसको देखकर वो लोग कहते हैं ये लोग भी हिलना शुरू हो गए हैं और ये लोग और वो बाकी सभी जो स्टोन्स होते हैं वो इन लोगों की तरफ ही आ रहे होते हैं। सिस्टम का आर्किटेक्ट जिन्हों से कहता है अगर मैं मर गया ना तो मेरे पपेट्स को कोई भी नहीं रोक पाएगा, तो क्या तुम अभी भी मेरे को मारने की सोच रहे हो? उसकी ये बात सुन के जिन्हों की तरफ घूरते हुए कहता है कि क्या हो अगर मैं तुम्हें भी मार दूं और तुम्हारे जो पपेट्स हैं इनको भी हरा दूं। अब ये बात सुन के दोस्त और भी ज्यादा डर जाता है, जिसपे वो चिल्लाते जिन्हों से कहता है कि मैं इस सिस्टम का आर्किटेक्ट हूं और अगर तुमने मेरे को मारा तो दोस्तों अब आप लोगों को थोड़ा सा और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि जिन्हों अब काफी सारी चीजों से राज खोलेगा। उसकी बात सुनकर जिन्हों हंसते हुए कहता है तो क्या मैं वापस से एक ई रैंक का हंटर बन जाऊंगा? वैसे इस बारे में मैंने भी सोचा, लेकिन अभी जो सिस्टम है वो खराब नहीं हो सकता अगर उसका क्रिएटर ही गायब हो जाए तो। ये बात सुनने के बाद तो भाई उस बेचारे की पूरी रूह कांप जाती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। जिसके बाद गुस्से में वो जिन्हों से कहता है कि ठीक है तो फिर मैं इन सबको मैनुअली चेंज कर दूंगा। वो सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसको तो सिस्टम का एक्सेस ही नहीं मिल पा रहा है। तो एक्चुअल में उसको अब सिस्टम का एक्सेस ही नहीं था, वो जिन्हों के सिस्टम को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा था। वो गुस्से में कहता है कि आखिरकार सिस्टम मेरे को एक्सेस देने से मना क्यों कर रहा है? जिन्हों उससे कहता है तुम जानते हो मैंने एक बार अपने ही मन में सोचा। उसके बाद जिन्हों बताता है कि शुरू में ही मैंने अपने आप से एक सवाल किया था। तो असल में जिन्हों शुरुआत से एक चीज सोचता था जो कि सिर्फ अपने मन में रखता था। वो सोचता था ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है और ये कोई ऐसा काम भी नहीं है कि जो अच्छे के लिए किया गया हो। सिस्टम मेरा इस्तेमाल कर रहा है, सिस्टम को मेरी जरूरत है तो मैं भी सिस्टम का इस्तेमाल करूंगा। और अगर मैं सिस्टम के थ्रू किसी का अवतार बन जाता हूँ तो मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है, लेकिन मैं उसके एक्सपेक्टेशन को भी क्रॉस कर दूंगा। मैं पूरे सिस्टम को ही निकल जाऊंगा। लेकिन ये मेरे लिए काफी ज्यादा लकी था। ऐसा लगता है कि तुम्हारा डिजाइन में कमियां ही कमियां है, तुम्हारा डिजाइन कमियों से भरा पड़ा है। ये बात सुनने के बाद वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन इसके आगे कुछ वो बोल पाता। जिन्हों उसको खत्म कर देता है। लेकिन भाई ये सिस्टम का आर्किटेक्ट इतना दुष्ट है कि भाई मरते मरते कहता है मुझे एक प्रिडिक्शन करने दो। नहीं, ये एक प्रिडिक्शन ही है। जब स्काई को सहारा देने वाले अग्नि के पिलर्स खड़े किए जाएंगे, एक ना रुक पाने वाली मौत आएगी और वो तुम्हें ढूंढ लेगी। जिन्हों उसकी बात सुनने के बाद उसकी तरफ देखता है, एक स्माइल देते हुए कहता है ऐसा ही होगा। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो सीजन है उसका एंड हो जाता है। तो आशा है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलता हूं मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में।